एपिसोड नंबर 1391। पलक झपकते ही 20 से अधिक दिन गुजर गए। इस दिन स्वर्गीय भाग्य शहर के बाहर 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर एक आदमी और एक महिला की आकृतियां दिखाई दी। आदमी का कद लंबा था जबकि महिला ने एक काली चोला पहनी हुई थी। स्वाभाविक रूप से ये दो त्रिपाठी जीवती और त्रिपाठी बादल थे। लियुयान के रेगिस्तान को छोड़ने के बाद त्रिपाठी बादल ने उड़ने वाली शार्क युद्ध शटल को फिर से अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करवाई। दुर्भाग्य से हालांकि इस बार दूरी नहीं बदली थी, गंतव्य संतोषजनक नहीं था, जिसके कारण उनमें से दो वापस आने में कुछ और दिन बिताने पड़े। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी भी मामले में सम्राट उद्यान अभी भी कुछ समय दूर था, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती अचानक समझ गए कि सम्राट उद्यान ड्रैगन गुफा पर्वत के ऊपर क्यों तैर रहा था, जिससे वह स्वर्गीय भाग्य शहर के इतना करीब हो सका। यह कोई संयोग नहीं था, और न ही यह इसलिए था क्योंकि ड्रैगन गुफा पर्वत का भाग्य अच्छा था, बल्कि इसलिए था क्योंकि त्रिपाठी बादल उस समय वहां थी। सम्राट उद्यान महान सम्राटों का आंगन था, जहां महान सम्राटों के सच्चे शरीर सोते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये त्रिपाठी बादल से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ था। इसलिए ये समझाना मुश्किल नहीं था कि यह सीधे ड्रैगन गुफा पर्वत के ऊपर क्यों तैर रहा था। बेशक यह सिर्फ त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान था और उसने त्रिपाठी बादल के साथ इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन यह सत्य से दूर नहीं होना चाहिए। इस पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ महसूस किया लगता था और ऊपर देखा, केवल ये जानने के लिए कि उसके सामने का आकाश चमकती बहुरंगीन रोशनी से भरा हुआ था। धीरे से ऐसा लगता था कि उनसे एक मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव आ रहा था। त्रिपाठी बादल की आकृति रुक गई क्योंकि उसने और त्रिपाठी बादल ने आश्चर्य में एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे तुरंत उदासी बन गए। वहां की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता था कि किसी तरह की लड़ाई हो रही थी, और इस लड़ाई का स्थान वास्तव में ड्रैगन गुफा पर्वत के पास था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके और त्रिपाठी बादल के केवल 1 महीने से अधिक के लिए छोड़ने के बाद किसी ने पहले से ही ड्रैगन गुफा पर्वत पर हमला किया था? यह महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना बाहर भेजी और अपने तारा शटल को पूरी गति से दौड़ने के लिए प्रेरित किया। त्रिपाठी बादल स्वाभाविक रूप से करीब से पीछा कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती का अनुमान सही था। अब ड्रैगन गुफा पर्वत वास्तव में घेराबंदी के अधीन था, और इस हमले का नेतृत्व करने वाला कसी परिवार था, जिसकी त्रिपाठी जीवप्ती के साथ कई शिकायतें थीं। क्योंकि लुई कसी परिवार में चला गया था, त्रिपाठी जीवप्ती हाल ही में कई चीजों में व्यस्त थे, इसलिए उसने कसी परिवार के साथ अपनी शिकायतों से निपटने के लिए समय नहीं लिया था। लेकिन अब दूसरी तरफ ने वास्तव में पहल की थी। इस पल में ड्रैगन गुफा पर्वत के पर्वत रक्षा सरनी के सामने एक बैंगनी चोला में एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी, उसका चेहरा उदासी, उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थी। ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरनी के अंदर चमकती रोशनी को घूर रहा था। उसके दिल में गुस्सा था। कसी परिवार का सबसे मजबूत मास्टर अब एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर था, जो छाया चंद्रमा हॉल में एक उच्च पद पर था। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए उसने कसी होनवेन की मौत का बदला लेने के लिए छाया चंद्रमा हॉल को छोड़ने में संकोच नहीं किया था। यह कोई रहस्य नहीं था कि कसी होनवेन की मौत त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों हुई थी। हालांकि किसी ने इसका खुलासा नहीं किया था। इससे पहले कि कसी होनवेन लियुयान के रेगिस्तान में प्रवेश करता, उसने अपने शरीर पर एक तरह की गुप्त तकनीक लगाई थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने हत्या कर दी थी। भले ही किसी को नहीं पता था, ये गुप्त तकनीक कसी होनवेन के शरीर में स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके बाद कसी परिवार के लोगों को हत्यारे का निर्धारण करने के लिए केवल थोड़ी सी जांच करने की आवश्यकता थी कि हत्यारा कौन था। दुर्भाग्य से त्रिपाठी जीवप्ती के पास अपने समर्थक के रूप में कियानटोंग था, इसलिए कसीली केवल हड़ताल करने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा कर सका। एक अवसर जल्द ही आया। जब कियानटोंग पिछली बार गायब हो गए थे, तो कसीली स्वाभाविक रूप से बदला लेना चाहता था, इसलिए उसने गुप्त रूप से स्वर्गीय भाग्य शहर में अपने अधीनस्थों को ड्रैगन गुफा पर्वत के संत क्रिस्टल को जब्त करने और त्रिपाठी जीवप्ती को बाहर निकालने के प्रयास में अपने कृषक को जब्त करने का निर्देश दिया। यह योजना बहुत सफल और त्रुटिहीन थी, लेकिन कौन जानता था कि त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत इतनी अद्भुत थी कि उसने अकेले स्वर्गीय भाग्य शहर में तोड़ दिया और हर किसी की आंखों के सामने कसी परिवार से एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर को मार डाला। फिर फीजीतू ने हस्तक्षेप किया और त्रिपाठी जीवप्ती को छोड़ने की अनुमति दी। उसके बाद कियानटोंग सुरक्षित रूप से वापस आ गया, इसलिए कसीली को केवल फिलहाल हार माननी पड़ी। हालांकि कसीली ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि कियानटोंग कहेगा कि छाया चंद्रमा हॉल कसी परिवार और ड्रैगन गुफा पर्वत के बीच शिकायतों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसने कसीली को बहुत खुश कर दिया, लेकिन अत्यंत सतर्क भी कर दिया, सोचकर कि कियानटोंग आगे बढ़ने के लिए पीछे हटने से सांप को अपने छेद से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। हालांकि चारों ओर पूछने के बाद कसीली को पता चला कि यह वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती ने ही अनुरोध किया था और कियानटोंग केवल उसका सहयोग कर रहा था। मौत की ताक में कसीली बहुत खुश था। कियानटोंग और छाया चंद्रमा हॉल के समर्थन के बिना एक उच्च ड्रैगन गुफा पर्वत कसी परिवार के शिष्यों की बमबारी का कैसे सामना कर सकता था? जहां तक कसीली को पता था, ड्रैगन गुफा पर्वत पर केवल 2 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर थे, और उनमें से एक प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक था, जो कुछ साल पहले ही टूट गया था। यहाँ तक कि एक समय भी था जब कसीली व्यक्तिगत रूप से ड्रैगन गुफा पर्वत पर दौड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सका, बदला लेने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को मारना चाहता था,
लेकिन ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरनी को देखने के बाद कसीली को पता चला कि उसने इस जगह को कमा का था। वह इस पर्वत रक्षा सरनी में मामूली त्रुटि भी नहीं देख सका और जांच करने के लिए अपने परिवार के कई शिष्यों को भेजा था, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ था और यहाँ तक कि बहुत नुकसान भी उठाया था। मूल रूप से कसीली ने काय परिवार और डू परिवार से पूछने की योजना बनाई थी, जो आत्मा सरनिया में निपुण थे, ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरनी को तोड़ने के लिए। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए काय परिवार के कुलपति ने अपना निमंत्रण अस्वीकार कर दिया और यहाँ तक कि उसने पेश किए गए इनाम को भी वापस कर दिया। इसके बारे में पूछने के बाद कसीली को पता चला कि त्रिपाठी जीवक्ति ने एक बार काय परिवार के काय वह और डू सीसी के जीवन को बचाया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि कोई ड्रैगन गुफा पर्वत पर हमला करना चाहता था, तो उनमें से दो ने स्वाभाविक रूप से उसे रोकने की पूरी कोशिश की। अपने परिवारों के बढ़ते सितारों के रूप में उनके पास स्वाभाविक रूप से कुछ अधिकार था, इसलिए ये केवल इन दो के हस्तक्षेप के तहत था कि काय परिवार और डू परिवार ने कसीली के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। उसकी परेशानी के लिए बहुत कुछ सौभाग्य से हमेशा एक रास्ता था। ड्रैगन गुफा पर्वत अपनी पर्वत रक्षा सरनी के रहस्यों पर भरोसा करते हुए दुनिया के नायकों को अपनी आंखों में नहीं डाला और अत्यंत अहंकार से काम किया। पहले सागर दिल पंथ असीम महासागर से एक महान बल, फिर अनगिनत पशु पर्वत और दानव रक्त मंदिर को अपमानित किया। उसके ऊपर बहते बादल घाटी के युवा मास्टर लू ये ने कहा था कि वह और त्रिपाठी जीवक्ति आग और पानी की तरह थे, उनके बीच एक गहरी शिकायत थी। इन ताकतों के एकजुट होने के साथ कसीली का आत्मविश्वास बढ़ गया। यह महसूस करते हुए कि ड्रैगन गुफा पर्वत निश्चित रूप से इस बार दफन के बिना मर जाएगा, कसीली ने तुरंत अपने परिवार के कुलीनों को इकट्ठा किया और उन्हें छाया चंद्रमा हॉल छोड़ने और ड्रैगन गुफा पर्वत पर हमला करना शुरू करने का आदेश दिया। इस बार 30 से अधिक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर थे। हालांकि कोई तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर नहीं थे और अनगिनत पशु पर्वत और दानव रक्त मंदिर ने खुलेआम सहयोग नहीं किया, केवल गुप्त रूप से मदद करने के लिए कुछ मास्टर्स भेज रहे थे। कसीली अभी भी बहुत संतुष्ट था। किसी भी मामले में ये निश्चित था कि ड्रैगन गुफा पर्वत में कोई मास्टर नहीं थे। वे केवल इस पर्वत रक्षा सरनी की सुरक्षा पर भरोसा कर रहे थे। जब तक यह आत्मा सरनी टूट नहीं जाती, अंदर के लोग उसकी दया पर होंगे। जब भी उसने त्रिपाठी जीवक्ति को अपने सामने घुटने टेकते हुए और दया की भीख मांगते हुए सोचा, तो कसीली ने खुशी की एक लहर महसूस की। इस दुनिया में सबसे दुखद बात अपने बच्चे को भेजना था। जब उसे पता चला कि कसी हॉनवेन की मौत लियुयान रेगिस्तान में हो गई थी, तो केवल आकाश ही जानता था कि वह कितना दुखी था। ये जांच करने और यह पता लगाने के बाद कि त्रिपाठी जीवक्ति हत्यारा था, कसीली पिछले कुछ सालों से सोने या खाने में असमर्थ था। जब भी उसने सोचा कि त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी इस दुनिया में स्वतंत्र और अनियंत्रित था, खेती करने में असमर्थ, कसीली व्यवहारिक रूप से उसका दिल शैतान बन गया था। हालांकि वह अब जवान नहीं था, कसीली का हिंसक स्वभाव इन सालों में मामूली बदलाव नहीं आया था। बेशक उसे अपने बेटे की मौत का बदला लेना था, लेकिन उसे ड्रैगन गुफा पर्वत की दौलत को भी लूटना पड़ा। हाल के वर्षों में ड्रैगन गुफा पर्वत ने जो अद्भुत विरासत प्रदर्शित की थी, वह अत्यंत लुभावना था। केवल छाया चंद्रमा हॉल से खरीदी गई सामग्री सैकड़ों लाखों संत क्रिस्टल की लायक थी। कसीली को यहाँ तक कि संदेह था कि ड्रैगन गुफा पर्वत के तहत एक समृद्ध संत क्रिस्टल लॉर्ड था, अन्यथा वे इतने सारे संत क्रिस्टल कैसे प्राप्त कर सकते थे। उसके ऊपर अगर ड्रैगन गुफा पर्वत पर यह हमला सफल रहा, तो कसी परिवार को लाभ का शेर का हिस्सा मिलेगा। अनगिनत पशु पर्वत और दानव रक्त मंदिर ने पहले से ही घोषणा की थी कि वे कुछ भी नहीं मांगेंगे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों में गहन सोने का टुकड़ा होगा। जहां तक किसी अंत में इसे प्राप्त होगा, ये दो बल इस पर ध्यान से चर्चा करेंगे और किसी परिवार को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी अच्छी स्थितियों के साथ कसीली ने स्वाभाविक रूप से बिना किसी संकोच के सहमति व्यक्त की। बहते बादल घाटी द्वारा पेश की गई स्थितियां और भी अजीब थीं। बहते बादल घाटी के युवा मास्टर लू ये केवल त्रिपाठी जीवक्ति के शरीर को चाहते थे और कुछ नहीं। एक संत राजा क्षेत्र कृषक का शरीर क्या कर सकता था? हालांकि कसीली समझ नहीं पाया, लेकिन उसके लिए पूछना सुविधाजनक नहीं था। दूसरी ओर लू ये एक ऐसा व्यक्ति था जिससे सावधान रहने लायक था। हर बार जब उसने इस युवक को देखा, तो कसीली ने हमेशा एक फीका असहजता महसूस की, जैसे कि वह एक संत राजा क्षेत्र जूनियर का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि इसके बजाय एक जहरीले सांप को छिपाने वाला था। जिस चीज ने कसीली को और भी अजीब महसूस कराया, वह ये था कि लू ये ने 1 दर्जन से अधिक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक अधीनस्थों को इकट्ठा किया था। हालांकि वे सभी प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र से थे, बहते बादल घाटी सिर्फ एक छोटी सी शक्ति थी और इतने सारे उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर नहीं थे। इन उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स ने भी कसीली को एक अजीब भावना दी। कसीली एक बार लू ये से बात करते हुए उनमें से कुछ से टकरा गया था, और जब ये उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर लू ये का सामना करते थे, तो वे सभी अत्यंत विनम्र थे। उनके भाव विस्मय और डर से भरे हुए थे, जैसे कि वे अपने मास्टर का सामना कर रहे थे जो उनके जीवन को नियंत्रित करते थे। सभी प्रकार के विचलित विचार कसीली के दिमाग में चमक गए, लेकिन उसने धीरे से सिर हिलाया और उनके बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने आदेश जारी किए, ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरनी के एक निश्चित हिस्से पर बमबारी करने के लिए एकत्रित ताकतों को निर्देशित किया। चुन की मदद के लिए एक उत्कृष्ट सरनी मास्टर को आमंत्रित करना असंभव था। त्रिपाठी जीवक्ति केवल एक कच्चे तरीके का उपयोग कर सका।
उनका मानना था कि किसी समय यह आत्मा सरनी टूट जाएगी। इसके अलावा इस तरीके ने कसीली को और भी संतुष्ट किया। वह वास्तव में देखना चाहता था कि जब यह आत्मा सरनी टूट जाएगी और ड्रैगन गुफा पर्वत उसके सामने आएगा तो त्रिपाठी जीवक्ति के पास किस तरह का भाव होगा जिससे वह उसे कुचल सके। सहज हमले के शुरू होने के बाद से 2 दिन हो गए थे। इन 2 दिनों के दौरान 30 से अधिक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर पहले से ही थकान से हाफ रहे थे। संत राजा क्षेत्र मास्टर्स का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने संत शक्ति के पूरक के लिए अनगिनत संत क्रिस्टल और गोलियां का सेवन किया था। ये पर्वत रक्षा भव्य सरनी कसीली की कल्पना से कहीं अधिक मजबूत थी। 2 दिनों के भयंकर हमलों के बाद इसने केवल प्रकाश पर्दे के रंग को थोड़ा सा फीका कर दिया था। यह उस बिंदु पर नहीं पहुंचा था जहां इसे तोड़ा जा सकता था। ड्रैगन गुफा पर्वत के अंदर किसी भी जवाबी हमले का कोई संकेत भी नहीं था, जैसे कि अंदर सभी मर गए थे। विभिन्न आकार और आकार की विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां रंगीन रोशनी के साथ खिलती थीं और अपनी पूरी शक्ति को खोल दिया एक के बाद एक प्रकाश पर्दे के एक निश्चित हिस्से पर हमला करते थे। मौजूद सभी कृषक गुप्त रूप से चौंक गए थे, लेकिन उसी समय वे अपने गुस्से को वापस पकड़ने से नहीं रोक सके। उन्होंने पहले कभी इतना मजबूत सरनी गठन नहीं देखा था। इसका वर्णन अभेद्य के रूप में करना सबसे अच्छा था। अचानक भव्य गठन के पीछे बादल और कोहरा घूमता था और कई आकृतियां अंदर से दिखाई दी। कसीली ने अपनी भान उठाए और अपना हाथ उठाया, सभी को रुकने का इशारा किया। अगले पल में सभी ने अपनी कलाकृतियों को दूर रख दिया और आवाज के स्रोत की ओर देखा, केवल एक दूसरे के बगल में खड़ी 2 चित्रमय महिलाओं को देखने के लिए। इन 2 महिलाओं के पीछे 3 बूढ़े आदमी थे, जिनमें से सभी उनकी आभा से निर्णय लेते थे। प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक थे। एपिसोड नंबर 1392। कसीली की आंखें ठंडी थी क्योंकि उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ अपने सामने 2 महिलाओं पर अपनी आंखें घुमाई। दूसरी ओर अधिकांश कृषकों की आंखें दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरी हुई थीं। कुछ अधिक कामुक लोग यहाँ तक कि 2 महिलाओं पर झुक रहे थे, उनकी सुंदर आकृतियों को घूर रहे थे, जैसे कि वे पहले से ही बैग में थे और उन्हें केवल आत्मा सरनी के टूटने का इंतजार करने की जरूरत थी, इससे पहले कि वे उन्हें जब्त कर सके और उन्हें मनमानी से अपमानित कर सके। 2 महिलाएं उदासीन लगती थीं, मामूली डर नहीं दिखाती थीं। कसीली ने एक नज़र में इन 2 महिलाओं की पहचान ली। ड्रैगन गुफा पर्वत से निपटने के लिए उसने स्वाभाविक रूप से इस जगह के विवरण की जांच की थी। 2 महिलाओं में से एक को वुई कहा जाता था, स्थानीय हाई के परिवार का एक शिष्य जो बाद में ड्रैगन गुफा पर्वत में शामिल होने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था। दूसरी को कियान्यू कहा जाता था, जिसे त्रिपाठी जीवक्ति ने कहीं से वापस लाया था लगता था। उनकी खेती का उल्लेख करने योग्य नहीं था। एक द्वितीय कोटि संत राजा और एक प्रथम कोटि संत राजा कसीली की आंखों में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। जहां तक उनके पीछे खड़े 3 बूढ़े पुरुषों का सवाल है, उनमें से 2 निश्चित रूप से चांगखियुई और हाओआन थे। ये 2 भी हाई के परिवार के विदेशी बुजुर्ग थे। लियुयान के रेगिस्तान की यात्रा के दौरान इन 2 ने वास्तव में किसी तरह का अवसर प्राप्त किया था जिसने उन्हें उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में टूटने की अनुमति दी थी और बाद में ड्रैगन गुफा पर्वत में शामिल हो गए थे। जहां तक आखिरी व्यक्ति का सवाल है, कसीली ने संदेह में देखा, लेकिन दूसरे पक्ष का चेहरा देखने के बाद उसने आश्चर्य में पूछा, भाई निंग, आप यहाँ क्यों हैं? ये सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि निंग जियांगचेन था, जो त्रिपाठी जीवक्ति के साथ सम्राट उद्यान में गया था। पिछली बार सम्राट उद्यान से लौटने और त्रिपाठी जीवक्ति का वादा प्राप्त करने के बाद निंग जियांगचेन अपने उत्पत्ति कोटि की कलाकृति की मरम्मत के लिए त्रिपाठी जीवक्ति के अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा को उधार लेने के लिए ड्रैगन गुफा पर्वत पर आने के लिए कलाकृति परिष्करण सामग्री एकत्रित कर रहा था। निंग जियांगचेन के लिए इतनी सारी सामग्री इकट्ठा करना आसान नहीं था। निंग जियांगचेन जल्दी से यहाँ दौड़ पड़ा था, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि त्रिपाठी जीवक्ति अभी तक वापस नहीं आया था। हताशा में निंग जियांगचेन केवल पहाड़ के अंदर अस्थायी रूप से इंतजार कर सका। इससे पहले कि उसने अपनी सीट को गर्म किया होता, कसी परिवार ने पहले से ही ड्रैगन गुफा पर्वत पर हमला करना शुरू कर दिया था। निंग जियांगचेन कुछ समय के लिए एक अजीब स्थिति में गिर गया। यहाँ रहना जारी रखना उचित नहीं था। एक बार जब ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरनी टूट जाएगी तो वह निश्चित रूप से क्रॉसफायर में फंस जाएगा। अब जाना भी एक विकल्प नहीं था क्योंकि वह बहुत निर्दयी दिखाई देगा। अगर ऐसा हुआ तो वह अपने उत्पत्ति कोटि की कलाकृति की मरम्मत के लिए त्रिपाठी जीवक्ति के अग्निपक्षी कलाकृति आत्मा को नहीं खोज पाएगा। निंग जियांगचेन का चेहरा, वह दुविधा में था। वह किसी भी पंथ से संबंधित नहीं था, उसके पास कोई गोत्र भी नहीं था। वह अपने वर्तमान स्तर तक खेती करने के लिए खुद पर भरोसा कर चुका था। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम बाधाओं से भरा हुआ था। वह अनगिनत बार मौत से बच निकला था। खेती का मार्ग कॉन्टों से भरा हुआ था। जब छाया चंद्रमा हॉल के मास्टर ग्रिम अभी भी जीवित थे। अगर कोई कलाकृति क्षतिग्रस्त हो गई थी तो भव्य मास्टर ग्रीन द्वारा इसकी मरम्मत की जाएगी। भव्य मास्टर मिलनसार और बातचीत करने में आसान थे। इन सालों में निंग जियांगचेन को भव्य मास्टर से बहुत देखभाल मिली थी, लेकिन मास्टर ग्रीन के अलावा वह अब किसी भी अन्य उत्पत्ति कोटि की कलाकृति परिष्करणकर्ता को नहीं जानता था, अन्यथा वह त्रिपाठी जीवक्ति से मदद क्यों मांगता। निंग जियांगचेन 2 दिनों तक बेचैनी से ड्रैगन गुफा पर्वत पर रहे, जबकि बाहर कृषक ने 2 दिनों तक पहाड़ पर बमबारी की, लेकिन इन 2 दिनों के दौरान उसने कुछ बहुत अजीब खोज की।
वह ये था कि ड्रैगन गुफा पर्वत के अंदर कृषक, यहाँ तक कि भारी घेराबंदी के सामने भी, घबराहट का मामूली संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने अपने कर्तव्यों को जारी रखा, अपनी खेती के साथ खुद को व्यस्त रखा, जैसे कि बाहर की गतिविधियां और दुश्मन अस्तित्व में नहीं थे। अगर एक या दो कृषक ने ऐसा व्यवहार किया तो इसे अच्छी मानसिक दृढ़ता के रूप में समझाया जा सकता था, लेकिन अगर हर कोई ऐसा व्यवहार करता था तो ये थोड़ा अजीब था। ये नेताओं वुई और कियान यू के लिए विशेष रूप से सच था। ये दो महिलाएं इन दिनों किसी और की तुलना में अधिक शांत थीं, यहाँ तक कि समय समय पर खुशी से चाय पीना और बातचीत करना। क्या वे मौत शब्द लिखना नहीं जानते थे? निंग जियांग चेन चौंक गए और प्रभावित हुए। अपने चिंतित मनोदशा की तुलना में इन जूनियरों का प्रदर्शन इससे बेहतर नहीं हो सकता था। ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरणी, 30 से अधिक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स और 200 से अधिक संत राजाओं द्वारा 2 दिनों तक हमला किए जाने के बाद वास्तव में अभी भी अभेद्य थी। ये वह था जिसने वास्तव में निंगजियांग चेन को प्रभावित किया था। ये छोटा पहाड़ सरल नहीं था, केवल ये सुरक्षात्मक पर्वत सरणी ही कुछ ऐसा नहीं था जिसे कोई साधारण व्यक्ति स्थापित कर सकता था। सम्राट उद्यान में त्रिपाठी जीवोक्ति के कई प्रदर्शनों को याद करते हुए निंगजियांग चेन ने अपने दांत पीस लिए और एक जोखिम उठाने का फैसला किया। वह ड्रैगन गुफा पर्वत के साथ रहना और कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना था। सभी प्रकार के संकेत देते थे कि यह छोटा पहाड़ एक नर्म परसिमो नहीं था जिसे इच्छा पर पिंच किया जा सकता था। ये बहुत संभव था कि यह किसी तरह के शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड को छिपा रहा था जो उन्हें खतरे से बचा सकता था। बेशक निंगजियांग चेन द्वारा यह विकल्प चुनना शौर्य की भावना के कारण नहीं था, बल्कि इसके बजाय एक जुआ था जो उसने सावधानीपूर्वक विचार के बाद किया था। निंगजियांग चेन सट्टेबाजी कर रहा था कि ड्रैगन गुफा पर्वत इस वर्तमान संकट से बच जाएगा। एक बार जब ऐसा हुआ तो वह त्रिपाठी जीवक्ति से अग्नि पक्षी कलाकृति आत्मा को वैध रूप से उधार लेने में सक्षम होगा। अन्यथा अगर उसने उसे एक एहसान दिया तो निंगजियांग चेन असहज महसूस करेगा। इस पल में वुई और कियान यू के बाद दुश्मन से मिलने के लिए बाहर निकलना निंगजियांग चेन का अपना अनुरोध था। कसीली के सवाल को सुनकर निंगजियांग चेन हंसते हुए बोले, भाई कसी, बहुत समय हो गया है। मैंने सुना है कि भाई कसी ने छाया चंद्रमा हॉल छोड़ दिया है। जब आप पहले से ही जवाब जानते हैं तो क्यों पूछते हैं, भाई निंग? कसीली ठंडक से खर्राटे लिया। दूसरा पक्ष बिना किसी पंथ के सिर्फ एक कृषक था, इसलिए भले ही वह एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर था, कसीली ने उसे अपनी आंखों में नहीं डाला। ये सिर्फ इतना था कि वे दोनों एक दूसरे को लंबे समय से जानते थे, इसलिए उन्होंने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया था। चूंकि भाई निंग यहाँ हैं, इस कसी के पास एक प्रस्ताव है कि मुझे आश्चर्य है कि भाई निंग इस पर विचार करेंगे। ओह, भाई कसी के पास किस तरह का प्रस्ताव है? निंगजियांग चेन चुप गए। कसीली की आंखों ने कियान यू और वुई पर घुमाया इससे पहले कि एक दिव्य चेतना संदेश भेजा जाए, भाई निंग, आप वर्तमान स्थिति को भी देख सकते हैं। इतने सारे दोस्तों के संयुक्त बलों का सामना करते हुए ये छोटा पहाड़ एक रथ को रोकने की कोशिश करते हुए एक टिड्डी से ज्यादा कुछ नहीं है। एक बार जब आत्मा सरणी टूट जाएगी तो ड्रैगन गुफा पर्वत चॉपिंग ब्लॉक पर एक मछली होगा। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन गुफा पर्वत ने आपको क्या लाभ दिए हैं, लेकिन ये कसी दोगुनी कीमत चुकाने को तैयार है जब तक कि आप इन 2 महिलाओं को पकड़ सकते हैं और उन्हें मुझे सौंप सकते हैं। भाई निंग की ताकत के साथ आपके लिए इसे पूरा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? निंगजियांग चेन ने एक भान उठाए, एक फीकी मुस्कान का खुलासा किया क्योंकि उसने एक स्पष्ट आवाज में कहा, भाई कसी, हालांकि यह निंग किसी भी पंथ या पंथ से संबंधित नहीं है और एक विद्रोही से ज्यादा कुछ नहीं है, मैं अभी भी जानता हूं कि अखंडता क्या है और वफादारी क्या है। पीछे से 2 जूनियरों पर गुप्त रूप से हमला करना अनुचित है। अगर यह निंग ऐसा अपमानजनक काम करता है तो मुझे डर है कि भविष्य में इस दुनिया में मेरे रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। निंगजियांग चेन के शब्दों को सुनकर कसीली का चेहरा डूब गया। दूसरे पक्ष ने चुपचाप उसे एक दिव्य चेतना संदेश नहीं भेजा था और इसके बजाय सीधे हर किसी के सामने अपना प्रस्ताव बताया था। जाहिर है उसे कोई चेहरा नहीं देना था, जिससे कसीली को परेशान महसूस होने लगा। निंगजियांग चेन ने आराम से जारी रखा, इससे भी अधिक, भाई किसी को अतिशयोक्ति करने की जरूरत नहीं है। हालांकि परेशानी पैदा करने के लिए यहाँ कई लोग आए हैं, इस आत्मा सरणी को तोड़ना कुछ ऐसा नहीं है जो 1 या 2 दिनों में पूरा किया जा सकता है। हाँ, यह मामला इस बूढ़े मास्टर का अपना विचार है, किसी ने मुझे कोई लाभ नहीं दिया है, इसलिए मुझे डर है कि मुझे भाई कसी को निराश करना पड़ेगा। मूल रूप से जब उन्होंने कसीली को चुपचाप निंगजियांग चेन को एक दिव्य चेतना संदेश भेजते हुए देखा, वुई और कियान यू के भाव थोड़े घबराए हुए थे, डरते थे कि कसीली उसे जीतने के लिए किसी तरह के तरीके का उपयोग करेगा। आखिरकार वे निंगजियांग चेन से परिचित नहीं थे, इसलिए जब उन्होंने उसे यह कहते हुए सुना तो वे आराम करने में मदद नहीं कर सके और आभार के रूप दिखाए। चांग क्यूई ने यहाँ तक कि हंसते हुए निंगजियांग चेन को कंधे पर थपथपाया, भाई निंग, आपको खुशी होगी कि आपने यह विकल्प चुना है। हाओआन के चेहरे पर भी मुस्कान थी। अचानक महसूस होने लगा कि निंगजियांग चेन, ये बूढ़ा आदमी, बहुत दोस्ताना था। मुझे उम्मीद है कि ऐसा है। निंगजियांग चेन सतह पर शांत रहे, लेकिन वास्तव में उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ऐसा विकल्प इसलिए चुना था क्योंकि वह कसीली और दूसरों को कमजोर को धमकाने के लिए खड़ा नहीं हो सका। अब जब उसने कसीली के साथ सभी बहाने फाड़ दिए थे, अगर ड्रैगन गुफा पर्वत वास्तव में गिर गया तो उसके कोई अच्छे परिणाम नहीं होंगे।
वूही ने अपने होंठ दबाए और शांति से मुस्कुराए, लेकिन उसी समय उसका भाव कुछ हद तक अथाह था क्योंकि उसने कहा, वरिष्ठ कसी, और साथ ही वरिष्ठ, मेरे ड्रैगन गुफा पर्वत का आपके साथ कोई शिकायत नहीं है, तो आप हमें बल देने पर क्यों जोर देते हैं? कोई शिकायत नहीं। तसीली ने यह सुना और मुस्कुराया, अगर वास्तव में हमारे बीच कोई शिकायत नहीं थी, तो क्या आपको लगता था कि हम करने के लिए कुछ भी बेहतर के बिना एक छोटे पहाड़ पर हमला करेंगे? ये बूढ़ा मास्टर आपके जैसे जूनियर के साथ बहुत अधिक झगड़ा नहीं करेगा। छोटी लड़की, अगर आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो आप बेहतर होंगे कि इस पर्वत रक्षा सरनी को वापस ले लें और कुछ शारीरिक दर्द से बचे, अन्यथा वूही ने अपना सिर थोड़ा उठाया और अपनी सुंदर आंखों से कसीली को घूर लिया, मामूली डरपोक नहीं दिखाते हुए। कसीली ठंडक से खर्राटे लिया, एक बार जब यह आत्मा सरनी टूट जाएगी तो मैं आप सभी को जिंदा करूंगा। वरिष्ठ का स्वर काफी साहसी है, क्या आप डरते नहीं है कि हवा आपकी जीभ को काट देगी? वूही अभी भी शांति से मुस्कुराई, लेकिन उसके शब्द व्यंग्य से भरे हुए थे। उसकी सुंदर आंखें चमक रही थीं क्योंकि उसने कई दुश्मनों पर अपनी आंखें घुमाई जो उसे घूर रहे थे और चिल्लाए, चूंकि ऐसा है, जूनियर भी वरिष्ठों को अब छोड़ने की सलाह देंगे। अगर आप अभी छोड़ देते हैं तो मेरा ड्रैगन गुफा पर्वत बीते कल होने दे सकता है और ढोंग कर सकता है कि यह घटना कभी नहीं हुई, लेकिन अगर आप जिद्दी रहने पर जोर देते हैं तो मेरे ड्रैगन गुफा पर्वत को निर्दयी होने के लिए दोष न दें। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, हर कोई चौंक गया। कई उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स जो मदद के लिए आए थे, वूही को एक पागल की तरह घूर रहे थे, उनके दिल गुस्से से भरे हुए थे। मूल रूप से 2 दिनों तक हमला करने और अभी भी ड्रैगन गुफा पर्वत के रक्षा कवच को तोड़ने में विफल रहने के बाद वे सभी पहले से ही उदास महसूस कर रहे थे, लेकिन अब वूही के बेशर्म शेखी को सुनकर वे सभी गुस्से से उबलने में मदद नहीं कर सके। कोई भी कृषक जो ड्रैगन गुफा पर्वत पर हमला करने के लिए यहाँ आया था, या तो एक गुप्त इरादा था या त्रिपाठी जीवक्ति के खिलाफ एक शिकायत थी, तो वे वूही के अहंकारी शब्दों से कैसे डर सकते थे? इतना ही नहीं, इन शब्दों ने केवल उनके संकल्प को और उत्तेजित करने का काम किया। तुरंत कुछ अधिक उग्र स्वभाव वाले कृषकों ने वूही पर हमला करने के लिए अपनी कलाकृतियों को सक्रिय किया या अपने मार्शल कौशल को जारी किया। एस्टरिस्क होंग लॉन्ग लॉन्ग एस्टरिस्क। एक जोरदार धमाका हुआ क्योंकि वूही के सामने पर्वत रक्षा सरनी का प्रकाश पर्दा जंगली रूप से चमकता था, इन सभी हमलों को अवरुद्ध कर रहा था। वूही का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि उसने उस कृषक को घूर लिया जिसने उस पर हमला किया था और ठंडक से घोषणा की, चूंकि आप सभी जिद्दी रहने पर जोर देते हैं, तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप आज के फैसले पर पछतावा नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और सभी दिशाओं से बादल की एक मोटी परत दिखाई दी। वूही और अन्य लोगों को निगल लिया, जिससे वे कई दुश्मनों की नजर से गायब हो गए। वह अहंकारी छोटी लड़की, जब ये बूढ़ा मास्टर उसे पकड़ता है तो वह उसे बताएगा कि इसका क्या मतलब है कि मौत की इच्छा रखना। एक बूढ़ा उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर जो एक विशाल मेढक जैसे राक्षस पशु के ऊपर क्रॉस लेग बैठा था, उस दिशा में भयंकर रूप से घूर रहा था जहां वूही गायब हो गई थी और अपने दांत पीस रहा था। ये बूढ़ा आदमी अत्यंत बदसूरत था, त्रिकोणीय आंखों, एक धंसा हुआ नाक, एक गंजा सिर और गांठों से भरा एक चेहरा था। उसकी छोटी कद ने उस मेढक जैसे राक्षस पशु को पूरक बनाया जिस पर वह बैठा था। एपिसोड नंबर 1393। कहने की जरूरत नहीं है, ये बूढ़ा आदमी अनगिनत पशु पर्वत से था। हालांकि अनगिनत पशु पर्वत के ये लोग अपने आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने पंथ के चोले नहीं पहन रहे थे। जब तक किसी के पास एक समझदार आंख थी, वे अपनी उत्पत्ति देखने में सक्षम होंगे क्योंकि हमले की उनकी मुख्य विधि अपने राक्षस पशु को नियंत्रित करना थी। ऐसी एक स्पष्ट शैली को छिपाना असंभव था। ज़ेड्रक्टोड ये बूढ़ा आदमी सवारी कर रहा था, एक शक्तिशाली नवम कोटि राक्षस पशु था, और इस बूढ़े आदमी ने खेती की गई गुप्त कला के साथ वह एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। हालांकि जो लोग इस बूढ़े आदमी को अच्छी तरह से जानते थे, वे जानते थे कि वह न केवल बदसूरत था, बल्कि अत्यंत विकृत और कामुक भी था। वह ऐसा करने के विकृत आनंद का अनुभव करने के लिए सुंदर महिलाओं को मौत के लिए यातना देना पसंद करता था। अगर वो ही वास्तव में उसके हाथों में गिर गई तो वह निश्चित रूप से मौत से भी बदतर नियत का सामना करेगी। हे, वे 2 लड़कियां काफी मजबूत हैं। अगर उन्हें इस बूढ़े मास्टर को सौंप दिया गया तो वह उन्हें 2 अच्छे रक्त गुलामों में बदलने में सक्षम होगा। दूसरी तरफ रक्तलाल रोशनी में ढाका एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी दुष्टता से मुस्कुराया। एक कृषक जो रक्त गुलामों को बदलने में सक्षम था, वह निश्चित रूप से दानव रक्त मंदिर से था। बात करना बेकार है, हम सभी को इस आत्मा सरणी को तोड़ने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। कसीली ने एक नाखुश रूप दिखाया क्योंकि उसने उन्हें धीरे से याद दिलाया। अब जब लोगों के इस समूह को आत्मा सरणी के सामने रोक दिया गया था और रक्षा की पहली परत के माध्यम से भी नहीं टूट सका, तो किसी और चीज के बारे में बात करने का क्या मतलब था? अनगिनत पशु पर्वत के बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया। ये बूढ़ा मास्टर इस चाल का उपयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि वो छोटी लड़की मरने के लिए दृढ़ है, तो ये बूढ़ा मास्टर केवल उसकी इच्छा पूरी कर सकता है। हे। ऐसा कहते हुए उसका भाव अचानक गंभीर हो गया क्योंकि उसने अपनी संत शक्ति को धक्का दिया। उसी समय ज़ेड्रक्टोड जिस पर वह सवारी कर रहा था, उसने भी अपने गाल फुलाए और एक कमक्रोक निकाला। एक पल में आसपास के युवान शक्ति अशांत हो गए और इस बूढ़े आदमी की ओर अभिसरण करना शुरू कर दिया।
तसीली की आंखें जल उठी क्योंकि उसने बूढ़े आदमी की हरकतों को घूर लिया। मुस्कुराते हुए पूछा, क्या पुराना डू अपने रक्त और जहर धुआं का उपयोग करने की योजना बना रहा है? उसने जो कहा वह सुनकर अन्य उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर सभी ने सदमे के रूप दिखाए क्योंकि वे पुराने डू को देखने के लिए मुड़ गए। अनगिनत पशु पर्वत के बूढ़े आदमी ने ठंडक से खर्राटे लिया, रक्त और जहर धुआं मेरे खजाने की विशेषता है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। इस बूढ़े मास्टर ने जैद को आकर्षित करने के लिए एक ईंट फेंक दी है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ सभी दोस्त वापस नहीं लड़ेंगे। इसके साथ बूढ़े आदमी ने अचानक अपना मुंह खोला। उसने एक मुंह खून थूक दिया। ये रक्त तीर एक सांप फन की तरह था क्योंकि यह ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरनी की ओर उड़ गया। उसी समय जैद रक्त तोड़ के गाल उभर गए। उसके मुंह से पिचकाला स्याही जैसा जहर का एक मुंह थूक गया था। ये पहले रक्त तीर के चारों ओर लपेटा गया, भले ही इसे बाद में जारी किया गया था। दो के बीच विलय टक्कर दे रहा था। एक पल में कुछ अज्ञात परिवर्तन हुए। जहर और रक्त तीर एक पल में एक काला धुंध में बदल गए और गठन के प्रकाश पर्दे पर बमबारी की। हर्ष जंग की आवाज सुनाई दे सकती थी। ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरनी के प्रकाश पर्दे पर रोशनी जंगली रूप से झिलमिलाहट करती थी क्योंकि एक बड़ा अंतर एक गति से पिघल गया था जो नग्न आंख को दिखाई देता था। ये वास्तव में एक व्यक्ति को एक समय में गुजरने की अनुमति दे सकता था। हालांकि यह अंतर जल्दी से मरम्मत किया गया था, फिर भी इसने दिखाया कि यह हमला कितना शक्तिशाली था। पहले 2 दिनों के उन्मत्त हमलों के बाद कोई भी एक ही वार से गठन में एक छेद तोड़ने में सक्षम नहीं था। हालांकि दसों हजारों पशु पर्वत के इस बूढ़े आदमी ने ऐसा किया। भले ही यह अंतर मरम्मत किया गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि यह झटका पर्वत रक्षा सरनी की एक बड़ी मात्रा में आभा का उपभोग करने के लिए पर्याप्त था। अगर यह बूढ़ा आदमी कुछ और बार उस पर हमला करना जारी रखता तो वह वास्तव में इसे तोड़ने में सक्षम हो सकता था। इस हमले का उपयोग करने के बाद बूढ़े आदमी का चेहरा थोड़ा पीला हो गया और जैद रक्त तोड़ जिस पर वह सवारी कर रहा था वह भी थोड़ा सूख गया। बूढ़े आदमी ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उसने बस अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से एक जैद की बोतल निकाली, एक रक्त लाल गोली बाहर निकाली और उसे आगे फेंक दिया। जैद रक्त तोड़ ने अपनी लाल जीभ को फ्लिक किया और इस गोली को निगल लिया। उसकी हरी आंखें आनंद का एक रूप चमकाती थी। ये रक्त लाल गोली निस्संदेह जैद रक्त तोड़ के लिए एक महान पूरक था। पुराना डू के तरीके अच्छे हैं, तसीली हंसते थे। वह गुप्त रूप से चौंक गया था लेकिन बहुत खुश भी था। चूंकि ऐसा है, ये कसी वापस नहीं लड़ेगा। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक एक छोटी कटार जैसी कलाकृति बुलाई। ये कलाकृति एक चांदी की चमक के साथ चमकती थी और आध्यात्मिकता से भरी हुई थी। सफेद इंद्रधनुष कटार। जब बूढ़े आदमी ने इस कटार को देखा तो वह अचानक चौंक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का एक रूप दिखाई दिया क्योंकि उसने बुदबुदाया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आत्मा सरनी तोड़ने वाली कलाकृति भाई कसी द्वारा प्राप्त की जाएगी। भाई कसी के अवसर छोटे नहीं हैं। अन्य उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स ने भी लालची रूपों के साथ इस सफेद इंद्रधनुष कटार को घूर लिया। लगता है कि एक महान उत्पत्ति है। तसीली हंसते थे और धीरे से कहा, यह कोई अवसर नहीं है, मुझे बस इसे प्राप्त करना पड़ा। ऐसा कहते हुए उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ सफेद इंद्रधनुष कटार में अपनी संत शक्ति डालना शुरू कर दिया। दूसरे उसके शब्दों पर कैसे विश्वास कर सकते थे? जहां तक हर किसी को पता था, ये सफेद इंद्रधनुष कटार विशेष रूप से आत्मा सरनिया और बाधाओं को तोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली एक कलाकृति थी और इसका ग्रेड अत्यंत उच्च था जो उत्पत्ति कोटि मध्य रैंक तक पहुंचता था। स्टार क्षेत्र के क्षेत्र में ऐसा एक ग्रेड बहुत कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन छायांकित सितारा पर यह अत्यंत मूल्यवान था। आखिरकार एक वस्तु जितनी दुर्लभ होगी उतनी ही मूल्यवान होगी। इसके अलावा ये सफेद इंद्रधनुष कटार कुछ छोटे परिवार का एक पारिवारिक विरासत होना चाहिए। जहां तक कि यह कसीली के हाथों में क्यों आया था कोई नहीं जानता था। ये संभावना थी कि कसीली ने उस छोटे परिवार से इस सफेद इंद्रधनुष कटार को छीनने के लिए किसी तरह के तरीके का उपयोग किया था। हालांकि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए हालांकि हर कोई कसीली के चरित्र को नापसंद करता था, उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। इस पल के दौरान कसीली ने सफेद इंद्रधनुष कटार को सक्रिय किया और छोटी कटार अपने सामने एक सफेद इंद्रधनुष में बदल गई इससे पहले कि एक फ्लैश में गायब हो जाए। जब यह अगले पल में फिर से दिखाई दिया तो यह अजीब तरह से ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरनी के अंदर दिखाई दिया था। एक झटके के साथ सफेद इंद्रधनुष कटार अंदर से उड़ गई और बिना किसी बाधा के आत्मा सरनी में प्रवेश कर गया। हालांकि ऐसा लगता था कि इसका कोई असर नहीं हुआ है। हर कोई समझ गया था कि इस आत्मा सरनी की आध्यात्मिकता बहुत अधिक खराब हो गई थी। सफेद इंद्रधनुष कटार को एक सरनी तोड़ने वाली कलाकृति कहा जाने का कारण ये था कि इसमें अंतरिक्ष के कुछ रहस्य शामिल थे जो इसे अंतरिक्ष की बाधाओं को तोड़ने और सीधे आत्मा सरनी के अंदर से हमला करने की अनुमति देते थे। छायांकित सितारा पर कलाकृति परिष्करण के वर्तमान स्तर के साथ ऐसी एक कलाकृति को परिष्कृत करना असंभव था, इसलिए ये प्राचीन काल से पीछे छोड़ा गया एक खजाना था। निश्चित रूप से कसीली ने कुछ बार सफेद इंद्रधनुष कटार को सक्रिय करने के बाद पर्वत रक्षा सरनी की रोशनी थोड़ा फीका पड़ गई। ये देखकर दानव रक्त मंदिर, सागर दिल पंथ और लुई द्वारा भर्ती की गए अन्य उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर सभी ने अपनी हथेलियों को एक साथ रगड़ा और पर्वत रक्षा सरनी पर हमला करने के लिए तरीकों का उपयोग किया जो वे सामान्य रूप से हल्के से उपयोग नहीं करते थे। कोई भी कृषक जो उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में टूट गया था कमजोर नहीं था।
उनमें से सभी ने अनगिनत जीवन या मृत्यु की लड़ाइयों का अनुभव किया था, अनगिनत साहसिक कार्यों के माध्यम से खुद को परेशान किया था, इसलिए उनके लिए कुछ छिपे हुए खजाने और तरीके होना स्वाभाविक था। अगर उन्होंने अब इन खजानों और तरीकों का उपयोग नहीं किया तो वे कब करेंगे? 30 से अधिक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स का एक साथ हमला करना एक शानदार दृश्य था। भले ही एक तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर यहाँ आता तो उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ये देखकर अन्य संत राजाओं ने भी मदद के लिए शामिल हो गए और एक समय के लिए सहयोगी ताकतों का मनोबल बढ़ गया। इस भयंकर हमले के तहत पर्वत रक्षा सरणी कांपना शुरू हो गई, जैसे कि ये किसी भी पल ढह जाएगा, एक दृश्य जिसने सभी को और भी अधिक उत्साहित कर दिया। उसी समय स्वर्गीय भाग्य शहर में ड्रैगन गुफा पर्वत से 50 किलोमीटर दूर कियानटोंग और फीजीतू एक मचान में एक दूसरे के विपरीत बैठे थे। उनमें से दोनों ने अपने हाथों में शराब के गिलास रखे थे और उन्हें अपने होठों तक उठाया था, लेकिन उनमें से दोनों विचारों में खोए हुए लगते थे, पीना भूल जाते थे। कियानटोंग के पीछे वेई गुचांग और डोंग शुवानार अपने चेहरे पर चिंतित रूपों के साथ खड़े थे। ड्रैगन गुफा पर्वत से आने वाले हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वेई गुचांग आखिरकार इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और कहा, बुजुर्ग, इस शिष्य को जाने दो। हालांकि डोंग शुवानार ने कुछ नहीं कहा, कोई भी उसकी सुंदर आंखों में चिंता देख सकता था। कियानटोंग धीरे से मुस्कुराया, अपने हाथ में शराब का गिलास नीचे रखा और वेई गुचांग पर झुका। अगर तुम जाओगे तो तुम क्या कर सकते हो? हालांकि इस शिष्य ने अभी हाल ही में उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में तोड़ दिया है, वह अभी भी भाई त्रिपाठी जीवती की मदद कर सकता है। ये केवल किनारे से देखने से बेहतर है, वेई गुचांग ने एक गहरी आवाज में कहा। कियानटोंग ने अपनी भान उठाए और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, क्या आप सोचते हैं कि यह बूढ़ा मास्टर सिर्फ बैठकर पीना और खुश रहना अनुचित है? कोट, शिष्य हिम्मत नहीं करेगा। कोट, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो इसे स्वीकार करो, डरने की क्या जरूरत है? कियानटोंग को कोई परवाह नहीं थी। वेई गुचांग के चेहरे ने एक पल के लिए संघर्ष किया, इससे पहले कि वह दृढ़ हो गया, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, फिर यह शिष्य बुजुर्ग से इस शिष्य के अनादर को माफ करने के लिए कहता है? हाँ, बोलो। कियानटोंग ने धीरे से सिर हिलाया। बुजुर्ग, भाई त्रिपाठी जीवती की इस शिष्य और शुवान के जीवन रक्षक अनुग्रह का उल्लेख किए बिना वह पिछली बार बुजुर्ग को बचाने के लिए सम्राट उद्यान में प्रवेश करने का जोखिम उठाने को तैयार था। बुजुर्ग को बस बैठकर देखना नहीं चाहिए। कसीली खुद को क्या समझता है? भाई त्रिपाठी जीवती से निपटने के लिए उसने घोषणा की कि वह छाया चंद्रमा हॉल छोड़ देगा। क्या छाया चंद्रमा हॉल एक ऐसी जगह है जहां वह आ सकता है और अपनी मर्जी से जा सकता है? जहां तक मृत कसी होंगवेन का सवाल है, हम हर कोई जानता है कि वह किस तरह का व्यक्ति है। भले ही भाई त्रिपाठी जीवती ने उसे नहीं मारा, ये शिष्य एक दिन उसे मार डालेगा। ये शिष्य बुजुर्ग से इस शिष्य और शुवान को जाने और कसीली को मारने का आदेश देने के लिए कहता है। भले ही शुवान और मैं केवल प्रथम कोटि कृषक है, लेकिन कसीली को मारना हमारे हाथों को उठाने जितना आसान होगा। अहंकारी। हालांकि कियानटोंग ने डांटा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। जाहिर है उसने नहीं सोचा कि वेई गुचांग बकवास कर रहा था और इसके बजाय अपनी ताकत को स्वीकार कर लिया। फिर इस बूढ़े मास्टर को बताओ, तुम कसीली को क्यों मारना चाहते हो? क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने बिना अनुमति के छाया चंद्रमा हॉल छोड़ दिया था? क्या वह कारण पर्याप्त नहीं है? भले ही ऐसा हो, हॉल का अपना कानून प्रवर्तन हॉल है, यह आपके लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, त्रिपाठी जीवती उनमें से एक है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप सिर्फ खड़े होकर देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन कसी परिवार के साथ उसकी शिकायतें कुछ ऐसा है जो उसने छाया चंद्रमा हॉल को हस्तक्षेप नहीं करने का अनुरोध किया था। अभी ये केवल कसी परिवार ड्रैगन गुफा पर्वत पर हमला नहीं कर रहा है। बुजुर्ग, दानव रक्त मंदिर, अनगिनत पशु पर्वत, बहते बादल घाटी और सागर दिल पंथ। हाँ, ये बूढ़ा मास्टर यह सब जानता है। यही कारण है कि यह बूढ़ा मास्टर देखना चाहता है कि इस आपदा को हल करने के लिए उसके पास क्या साधन है। अगर वह वास्तव में खतरे को सुरक्षा में बदल सकता है, हे वह छोटा बच्चा अद्भुत होगा। और अगर वह नहीं कर सकता है, वेई गुचांग को ज्यादा आत्मविश्वास नहीं लगता था। दोनों पक्षों के बीच ताकत में अंतर बस बहुत बड़ा था। जब तक कोई अंधा नहीं था, वे देख सकते थे कि ड्रैगन गुफा पर्वत नुकसान में था। बस बहुत हुआ। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि पुराना भूत कियान बस खड़ा होकर देखेगा? फीजीतू, जो इस समय तक चुप था, वेई गुचांग पर झुका। मूल रूप से वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन इस छोटे बच्चे की बकबक वास्तव में उसकी मनोदशा को बर्बाद कर रही थी। एपिसोड नंबर 1394। वेई गुचांग चौंक गया क्योंकि उसने फीजीतू को आश्चर्य में घूर लिया, यह नहीं समझते हुए कि उसका क्या मतलब था। फीजीतू ने ताने मारे, क्या आपको लगता है कि स्वर्ग इकट्ठा हॉल के वे लोग वास्तव में एक मिशन पर हैं? हमारा हॉल अब बाहरी खतरों का सामना कर रहा है और डर में अनगिनत महान ताकतों द्वारा देखा जा रहा है कि सम्राट उद्यान अचानक खुल जाएगा। मेरा छाया चंद्रमा हॉल इसके इतना करीब है, तो वे इतने संवेदनशील समय पर एक मिशन पर क्यों जाएंगे? क्या वे जल्दबाजी में पकड़े जाने से डरते नहीं हैं? वेई गुचांग ने ये सुना और उसकी आंखें जल उठी। शहर के मालिक मास्टर का मतलब है। उसने ये भी सुना था कि स्वर्ग इकट्ठा हॉल से कई मास्टर्स को जुटाया गया था, इसलिए जब उसने फीजीतू को ये कहते हुए सुना तो उसने तुरंत कुछ सोचा।
जब आप चीजें करते हैं तो अपने दिमाग का उपयोग करें। युवा आदमी, आपके पास अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। फीजीतू ने एक घूंट में अपने कप की सामग्री को नीचे गिराने से पहले खर्राटे लिया। वेई गुचांग ने एक शर्मिंदा अभिव्यक्ति के साथ कियान टोंग को देखते हुए कुछ देर तक अपना सिर खुजाया। अचानक उसका भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने गहराई से झुककर कहा, मुझे माफ करें बुजुर्ग, इस शिष्य ने आपको गलत समझा। हाँ हाँ हाँ, कियान टोंग हंसते थे। एक दोस्त के लिए खड़े होने की हिम्मत करना, यहाँ तक कि इस बूढ़े मास्टर की इच्छाओं का उल्लंघन करना, दिखावा या पाखंडी नहीं। अच्छा अच्छा, आपने वास्तव में इस बूढ़े मास्टर को निराश नहीं किया। आओ पुराने भूतफी का कप भरें, ये बूढ़ा मास्टर आज बैठकर शो देखेगा। हाँ, वेई गुचांग ने जल्दी से आगे बढ़ा, शराब का बर्तन उठाया और दोनों बुजुर्गों में से प्रत्येक के लिए एक कप भरा। फिर वह किनारे पर पीछे हट गया और अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधकर खड़ा हो गया। उसने डोंग शुवान एआर के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। पहले की चिंता और चिंता के विपरीत उनमें से दोनों इस पल में शांत थे। स्वर्ग इकट्ठा हॉल छाया चंद्रमा हॉल में एक विशेष अस्तित्व था। उनमें से ज्यादा नहीं थे, केवल 50 से 60 के बारे में, लेकिन उनमें से प्रत्येक एक कुलीन था। सबसे कमजोर एक प्रथम कोटि संत राजा था। उनमें सबसे मजबूत प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र था, लेकिन उनके द्वारा खेती की गई विशेष गुप्त कला और मार्शल कौशल के कारण इन लोगों में से प्रत्येक अपने ही क्षेत्र से ऊपर के दुश्मनों से लड़ सकता था और दुश्मनों को मारने के लिए टीम बनाने में सबसे अच्छा था। जितने अधिक लोग उन्होंने काम किया, उतनी ही मजबूत उनकी ताकत होगी। अगर पूरा स्वर्ग इकट्ठा हॉल कृषक सेना में शामिल होता तो एक तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर भी एक समस्या नहीं होगा। इसलिए जब वेई गुचांग ने सुना कि स्वर्ग इकट्ठा हॉल से लोगों को भेजा गया था तो स्वाभाविक रूप से उसे अब कोई चिंता नहीं थी। ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरणी की उत्कृष्टता का उल्लेख किए बिना वेई गुचांग ने स्वाभाविक रूप से चिंता करना बंद कर दिया। स्वर्ग इकट्ठा हॉल के ये लोग उन तुच्छ लोगों को पीड़ित करने के लिए पर्याप्त थे। ये सिर्फ इतना था कि बुजुर्ग ऐसा करके एक बहुत बड़ा जोखिम उठा रहा था। एक बार जब किसी ने देखा कि कुछ गड़बड़ है तो ये बहुत संभव था कि छाया चंद्रमा हॉल एक बार फिर से ध्यान का केंद्र बन जाएगा। सम्राट उद्यान के आविर्भाव ने छाया चंद्रमा हॉल को एक बहुत ही बुरी स्थिति में डाल दिया। दूसरी तरफ ड्रैगन गुफा पर्वत से कुछ दर्जन किलोमीटर दूर एक वीरान पहाड़ी पर उनमें से एक चमक रहा था। सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पार कर लिया और ड्रैगन गुफा पर्वत की दिशा में घूर लिया। उसका भाव एक प्राचीन कुएं जितना शांत था। ये बताना असंभव था कि वह खुश, गुस्सा या दुखी था, लेकिन उसके शरीर से विकिरण करने वाले शक्तिशाली जीवन शक्ति उतार चढ़ाव विस्मयकारी थे। उसके बगल में एक कुबर वाली पीठ वाली एक बूढ़ी महिला थी। उसने एक ड्रैगन हेड वॉकिंग स्टिक पकड़ी हुई थी और बहुत कमजोर लगती थी। वह समय समय पर खांसी करती थी जैसे कि वह किसी भी पल मर सकती है। बूढ़ी महिला के बगल में एक सुंदर लड़की थी जो उसकी देखभाल कर रही थी। हवा चली और लड़की के बाल फड़फड़ाए। बूढ़ी महिला और लड़की की छवि ने इस जगह पर एक कड़ा विपरीत गठन किया। बूढ़ा आदमी दानव रक्त मंदिर का बुजुर्ग शी था, जबकि बूढ़ी महिला अनगिनत पशु पर्वत की बूढ़ी महिला फैंग थी। दो शीर्षोत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स इस पल में एक जगह पर इकट्ठा हुए थे। ये समझना मुश्किल नहीं था कि वे यहाँ क्यों होंगे। आखिरकार उनमें से दोनों त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में गहरे सोने के टुकड़े को लालच दे रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ड्रैगन गुफा पर्वत पर स्थिति पर करीबी ध्यान दे रहे थे। एक बार जब ड्रैगन गुफा पर्वत का उल्लंघन किया गया और त्रिपाठी जीवप्ती को मार डाला गया तो उनमें से दो तुरंत गहरे सोने को छीनने के लिए कार्रवाई करेंगे। जहां तक अब का सवाल है, उनके लिए कमजोर को धमकाना सुविधाजनक नहीं था। आखिरकार यह अभी भी छाया चंद्रमा हॉल का क्षेत्र था, इसलिए अगर उन्होंने वास्तव में कार्रवाई की तो ये गारंटी देना मुश्किल था कि छाया चंद्रमा हॉल इस स्थिति का फायदा नहीं उठाएगा। वरिष्ठ बहन फैंग, क्या आप इस जिन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने में रुचि रखती हैं? जब तक आप गहरे सोने के इस टुकड़े को छोड़ने को तैयार हैं, ये जिन अपने जीवनकाल में आपके लिए 3 चीजें पूरी करेगा, जिन शी ने अचानक कहा। हम्फ। बूढ़ी महिला फैंग ने जमीन पर अपनी वॉकिंग स्टिक को टक्कर दी और ताने मारे, पुराना भूत जिन, आपको मुझे इतनी आत्मीयता से बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरे अनगिनत पशु पर्वत का आपके दानव रक्त मंदिर से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है, इसलिए वरिष्ठ बहन या जूनियर भाई जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि अगर आप गहरे सोने के इस टुकड़े को छोड़ने को तैयार हैं तो ये बूढ़ी महिला भी अपने जीवनकाल में आपके लिए 3 चीजें पूरी करेगी। उसने वास्तव में मूल स्थिति उसे वापस कर दी थी। आखिरकार हर कोई जानता था कि इस तरह का मौखिक वादा मामूली रूप से बाध्यकारी नहीं था। गहरे सोने के इस टुकड़े को प्राप्त करना सबसे बड़ा लाभ था। जिन शी की आंखें संकीर्ण हो गई क्योंकि उसके चेहरे पर नाखुशी का एक रूप दिखाई दिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद वह हंसते थे। वरिष्ठ बहन फैंग, मुझे हाथ की लंबाई पर रखने की जरूरत नहीं है। जहां तक इस जिन को पता है, वरिष्ठ बहन फैंग अब युवा नहीं है। आपके पास जीने के लिए और कितने साल बचे हैं? आप मेरे लिए क्या पूरा कर सकते हैं? तो क्या किसी भी मामले में ये बूढ़ी महिला आपसे अधिक समय तक जीवित रह सकती है? आहे, हम दोनों के लिए इस बारे में तर्क करना अर्थहीन है। जिन शी ने अचानक महसूस किया कि बूढ़ी महिला फैंग के साथ यहाँ झगड़ा करना एक बच्चे के साथ झगड़ा करने जैसा था। जीवनकाल के मुद्दे पर ध्यान देने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद उसने कहा, ये कैसा है, हम दोनों के बीच तुलना हो सकती है।
जो कोई भी जीतता है वह गहरे सोने के इस टुकड़े को प्राप्त करेगा। वरिष्ठ बहन फैन क्या सोचती है? क्या आपको लगता है कि यह बूढ़ी महिला आपसे डरती है? बूढ़ी महिला फैन की झुकी हुई पीठ अचानक सीधी हो गई क्योंकि एक आश्चर्यजनक लड़ाई का इरादा उसके पुराने चेहरे पर चमकता था, क्योंकि उसने ताने मारे, ये बूढ़ी महिला महामहिम की सुनहरी टिड्डी चरम दानव गुप्त कला की शक्ति का अनुभव करना चाहेंगी। जैसे ही उसने बात की, उसने दूसरे पक्ष की ओर एक आश्चर्यजनक दबाव जारी किया, जैसे कि किसी भी पर लड़ाई शुरू होने वाली थी। बूढ़ी महिला फैन ठीक उसके नाम की तरह थी। हालांकि उसका चेहरा बूढ़ा था, जब वह युवा थी तो वह अत्यंत आक्रामक थी, और अब जब वह अपने बाद के वर्षों में थी तो उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला था। वास्तव में ये तब और भी बुरा था जब वह युवा थी। जिनशी दानव रक्त मंदिर का एक बुजुर्ग था और सुनहरी टिड्डी चरम दानव गुप्त कला की खेती करता था, इसलिए उसकी जीवन शक्ति अत्यंत जोरदार थी, लेकिन उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा नहीं था। इसके शीर्ष पर वह एक शीर्ष उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर भी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह कोई कमजोरी नहीं दिखाएगा और तुरंत अपनी गति के साथ जवाब दिया। एक अदृश्य शॉकवेव सभी दिशाओं में फैल गई और दोनों बूढ़ी महिलाओं के पीछे शिष्यों ने सभी ने सदमे के रूप दिखाए क्योंकि वे पीछे हट गए। केवल बूढ़ी महिला के बगल में खड़ी युवा लड़की जो उसका समर्थन कर रही थी, वह थोड़ी देर के लिए घबरा गई, इससे पहले कि उसके शरीर से एक रोशनी चमकती थी और उसने अपना पैर फिर से हासिल कर लिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था। ऐसा लगता था कि इन दो मास्टर्स के गति भंवर में फंसना एक सुखद अनुभव नहीं था। बूढ़ी महिला, वरिष्ठ चिन्ह, कृपया जल्दबाजी में कार्रवाई न करें। युवा लड़की ने अपने कान के पीछे अपने बालों को ब्रश किया और लाचारी से मुस्कुराई। ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरणी अभी तक टूटी नहीं है, फिर भी आप दोनों गहरे सोने के इस टुकड़े के स्वामित्व पर पहले से ही लड़ रहे हैं। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलता है तो क्या ये केवल आपके करीबी लोगों को दर्द नहीं पहुंचाएगा और आपके दुश्मन खुश होंगे? इससे भी अधिक, आप दोनों छायांकित सितारा पर शीर्ष मास्टर्स हैं, इसलिए अगर आप वास्तव में लड़ते हैं तो मुझे डर है कि विजेता को निर्धारित करने में कुछ समय लगेगा, है ना? जिनशी और बूढ़ी महिला फैंग ये कैसे नहीं समझ सकते थे कि युवा लड़की क्या कह रही थी। ये सिर्फ इतना था कि उनमें से किसी का भी अच्छा स्वभाव नहीं था और उनमें से कोई भी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में कार्रवाई करने का फैसला किया था। उसने जो कहा वह सुनकर जिनशी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और हंसते हुए कहा, तुमने जो कहा वह सही है, छोटी लड़की। आपका नाम क्या है? ऐसा कहते हुए उसने अपनी गति को नियंत्रित कर लिया। युवा लड़की का रंग बहुत सुधर गया और उसने कृपापूर्वक झुककर कहा, शिष्य का नाम फैंगियान है। फैंगियान। जिनशी झुक गए और संदेह में बूढ़ी महिला फैंग पर झुका, लेकिन बाद में ठंडक से खर्राटे लिया, यह इस बूढ़ी महिला की पोती है, उसके बारे में सोचो भी मत, अन्यथा ये बूढ़ी महिला आपसे मौत तक लड़ेगी। जिनशी के चेहरे पर शर्मिंदगी का एक निशान चमकता था क्योंकि उसने हल्के से खांसी की और कहा, चूंकि वह एक जूनियर है तो इस बूढ़े मास्टर के पास उसके बारे में कोई विचार कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि इस छोटी लड़की की खेती उसकी कम उम्र के बावजूद इतनी अधिक है। ये पता चलता है कि उसके पास वरिष्ठ बहन फैंग का मार्गदर्शन है। हाँ छोटी लड़की, मुझे पूछने दो, अगर मैं वरिष्ठ बहन फैंग के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता तो मुझे इस गहरे सोने का मालिक कौन निर्धारित करना चाहिए? चूंकि आप पहले से ही अंतरक्रिया कर चुकी हैं तो आपके पास एक अच्छा विचार होना चाहिए, तो आप जल्दी से इसे क्यों नहीं समझाते हैं? फैंगियान धीरे से मुस्कुराए, वरिष्ठ चिन्ह के सामने ये जूनियर कैसे दिखावा करने की हिम्मत कर सकता है? बोलो, अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये बूढ़ा मास्टर आपको दोष नहीं देगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, जिनशी ने एक सुखद अभिव्यक्ति के साथ कहा। फैंगियान ने बूढ़ी महिला फैंग पर झुका इससे पहले कि कहा, अगर ऐसा है तो जूनियर साहपूर्वक ईमानदारी से बोलेंगे। वरिष्ठ बहन और वरिष्ठ चिन्ह दोनों शक्तिशाली मास्टर्स हैं, इसलिए जूनियर के लिए एक दूसरे के खिलाफ काम करना अविवेकपूर्ण होगा। अगर आप में से किसी को कोई दुर्घटना होती है तो क्या ये हमारे दो पंथों को विपरीत पक्ष में नहीं धकेल देगा? अब जब सम्राट उद्यान दिखाई दिया है और कोई नहीं जानता कि यह कब खुलेगा, तो दुश्मनों की तुलना में अधिक दोस्त होना स्वाभाविक रूप से बेहतर है। ये सुनकर जिनशी ने धीरे से सिर हिलाया, जाहिर है महसूस होने लगा कि फैंगियान ने जो कहा वह उचित था। यहाँ तक कि बूढ़ी महिला फैंग का भाव भी बहुत सुधर गया क्योंकि उसका गुस्सा कम हो गया। आप दोनों के लिए एक दूसरे के खिलाफ काम करना अनुचित होगा, लेकिन मेरे अनगिनत पशु पर्वत और वरिष्ठ चिन्ह के दानव रक्त मंदिर दोनों ने ड्रैगन गुफा पर्वत पर इस हमले में भाग लेने के लिए शिष्यों को भेजा है, इसलिए हम गहरे सोने का मालिक कौन निर्धारित करने के लिए उनके तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। अगर दानव रक्त मंदिर के शिष्य गहरे सोने को छीनने का प्रबंधन करते हैं तो मेरा अनगिनत पशु पर्वत वापस लेने और वरिष्ठ चिन्ह को पहले से बधाई देने को तैयार है। ओह, जिनशी के होंठ एक मुस्कान में घूमते थे क्योंकि उसने फैंगियान को घूर लिया। क्या आपको अपने अनगिनत पशु पर्वत के शिष्यों पर इतना भरोसा है? फैंगियान ने अपने होंठ दबाए और मुस्कुराए, क्या वरिष्ठ चिन्ह को अपने शिष्य के तरीकों पर कोई भरोसा नहीं है? जिनशी की आंखें एक पल के लिए संकीर्ण हो गईं इससे पहले कि हंसी में फट जाए। छोटी लड़की, आपको इस बूढ़े मास्टर को भड़काना नहीं चाहिए। ये बूढ़ा मास्टर स्वाभाविक रूप से अपने शिष्य के तरीकों पर पूरा भरोसा रखता है। अच्छा, ये बूढ़ा मास्टर केवल एक बात पूछेगा, क्या आपके शब्द वरिष्ठ बहन फैंग का प्रतिनिधित्व करते हैं? यानी जो कहता है वह वही है जो ये बूढ़ा मास्टर सोचता है। बूढ़ी महिला फैंग ने अपनी ड्रैगन हेड वॉकिंग स्टिक को धीरे से टैप किया और घोषणा की,
ये एक सौदा है। जिनशी ने ठंडक से खर्राटे लिया क्योंकि उसने अपनी हथेली को बूढ़ी महिला फैन की ओर बढ़ा दिया। बाद में उसकी ओर झुका, इससे पहले कि बेतरतीब ढंग से अपना हाथ उठाया और उसे एक साथ तालियां बजाईं। एक शपथ लेने के बाद उनमें से दोनों ने अब एक दूसरे पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय अपने चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट के साथ दूरी में घूर लिया। जाहिर है उनमें से दोनों को अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा था। ड्रैगन गुफा पर्वत पर घेराबंदी केवल कियान टोंग, फीजी तू, जिनशी और बूढ़ी महिला फैंग तक ही सीमित नहीं थी, जो दूर से देख रहे थे। इस पल में ड्रैगन गुफा पर्वत की सभी दिशाओं में कई दर्जन किलोमीटर दूर उच्च बिंदुओं पर कई लोग बिखरे हुए थे। उनमें से सभी ड्रैगन गुफा पर्वत की ओर घूर रहे थे और समय समय पर इसकी ओर इशारा कर रहे थे। खजाना जमावड़ा मंडप की नीलामी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई थी, इसलिए जो मास्टर्स भाग लेने के लिए आए थे वे अभी तक नहीं छोड़े थे। वे सम्राट उद्यान के आंदोलनों का निरीक्षण करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन सम्राट उद्यान से अब तक कोई आंदोलन नहीं हुआ था। सम्राट उद्यान के खुलने के लिए यहाँ इंतजार करना काफी उबाऊ था, इसलिए अब जब ऐसा एक अच्छा शो हुआ था तो भले ही वो कोई भी हो, वे सभी मनोरंजन के लिए इसे देखने को तैयार थे। एपिसोड नंबर 1395। विशेष रूप से ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरणी की मजबूती और अजीबोगरीब इन मास्टर्स के लिए विशेष चिंता का विषय था। कहने की जरूरत नहीं है, मेघ गर्जन आंधी पंथ और स्वर्ग युद्ध संघ, जुड़वा दिल घाटी, भव्य अग्नि मंदिर, तैरते कोहरे महल, स्वच्छाकाश पंथ, अग्निधाल संघ और छायांकित सितारा पर अन्य महान ताकतों ने सभी ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरणी को लालच दिया। एकमात्र पर्वत में इतनी मजबूत रक्षात्मक सरणी कैसे हो सकती है? वह व्यक्ति कौन था जिसने इस सरणी को स्थापित किया था? किसी को परवाह नहीं थी कि ड्रैगन गुफा पर्वत बचेगा या नहीं, लेकिन सभी को परवाह थी कि किसने इस आत्मा सरणी को व्यवस्थित किया था। अगर वे एक महत्वपूर्ण क्षण में इस व्यक्ति को बचा सकते थे तो वे उसे अपने पक्ष में जीतने में सक्षम हो सकते थे। सभी के अपने दिल में अनकही योजनाएं थी, लेकिन उनमें से सभी ने चुपचाप वापस बैठने और देखने का विकल्प चुना, जिससे किसी परिवार को नेतृत्व करने और कई महान ताकतों को ड्रैगन गुफा पर्वत पर हमला करने के लिए नेतृत्व करने की अनुमति मिली। उसी समय ड्रैगन गुफा पर्वत के अंदर वुई और कियान यूई पर्वत रक्षा सरणी के पीछे हट गए। उनके चेहरे थोड़े पीले थे। अभी जब उनमें से दो बातचीत करने के लिए एक साथ बाहर गए तो भले ही वे शांत और संयमित थे और कमजोरी का मामूली संकेत नहीं दिखाया। जिसने भी इतने सारे विशेषज्ञों को यहाँ इकट्ठा देखा वह अपने दिल में अनिश्चित महसूस करेगा। दो महिलाओं ने कभी इतनी बड़ी लाइनअप कब देखी थी, खासकर अब इस महत्वपूर्ण क्षण में न तो त्रिपाठी जीवक्ति और न ही यांगियान मौजूद थे। अगर वुई की ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरणी की पूरी समझ नहीं होती तो वह शायद पहले से ही निराश हो गई होती। ड्रैगन गुफा पर्वत को कवर करने वाली कई आत्मा सरणियों से परिचित होने के मामले में यांगियान के अलावा जिन्होंने उन्हें व्यवस्थित किया था वुई दूसरे स्थान पर थी। यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवक्ति भी उसकी तरह उनसे परिचित नहीं थे। आखिरकार जब यांगियान आत्मा सरणी की व्यवस्था कर रहा था तो वुई उसकी सहायता के लिए वहां थी, इसलिए वह जानती थी कि ड्रैगन गुफा पर्वत के आसपास 100 किलोमीटर का दायरा कितना खतरनाक था। जैसे कि भले ही वह बेचैन महसूस कर रही थी, उसका मनोदशा स्थिर रहा क्योंकि वह आत्मा सरणी के पीछे हट गई और आदेशों की एक श्रृंखला जारी की। हालांकि अकेले आत्मा सरणी पर भरोसा करना निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आत्मा सरणी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर यह केवल एक मार ले सकती है और वापस नहीं लड़ सकती है तो यह आखिरकार टूट जाएगा। केवल एक चीज जो वुई अब कर सकती थी वह त्रिपाठी जीवक्ति और यांगियान से तुरंत संपर्क करना था। जब तक उनमें से कोई भी मौजूद था तब तक ड्रैगन गुफा पर्वत रक्षा से हमले में बदल सकता था। हालांकि वुई को पता नहीं था कि उनमें से दो कहाँ गए थे या वे कब लौटेंगे। जैसे ही वह चिंतित महसूस कर रही थी, कियान यूई का भाव अचानक बदल गया और उसने जल्दी से अपने संचार कलाकृति को बाहर निकाला और अपनी दिव्य इंद्रिय जारी की। एक पल बाद उसके चेहरे पर खुशी का एक रूप दिखाई दिया क्योंकि उसने कहा, त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य लौट आए हैं। वास्तव में वुई बहुत खुश थी और कांपती आवाज में पूछा, जैसे कि उसने डूबते समय जीवन वृक्ष पाल पाया हो। हाँ, ये कई यान का एक संदेश था। वे कहाँ हैं? वुई ने चारों ओर देखा लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति का कोई निशान नहीं मिल पाया। बाहर छिपा हुआ, त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा कि बाहर बहुत सारे लोग थे, इसलिए किसी को देखे बिना अंदर रेंगना मुश्किल होगा, इसलिए वह अंदर नहीं आया। लेकिन क्या? हालांकि उसने आपसे पर्वत की रक्षा करने वाले महान गठन को हटाने के लिए कहा और फिर सभी को शी महल में छिपाने के लिए कहा। उन्होंने संस्कार चांद और संस्कार हाव को दुश्मन से मिलने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया। वह और यांगियान भी एक कदम बढ़ाने का अवसर पाएंगे। तो यह ऐसा है। वुई ने एक चिंतनशील अभिव्यक्ति दिखाई जबकि बाकी सभी ने भी उदासीन अभिव्यक्ति पहनना था। केवल निम जियानचेन, जो केवल 2 दिनों के लिए यहाँ थे, उन्होंने एक भ्रमित अभिव्यक्ति पहनी थी। क्या वह यांग लड़का पागल हो गया है? वह इतना भयानक आदेश क्यों जारी करेगा? हालांकि वह लंबे समय से ड्रैगन गुफा पर्वत पर नहीं थे, लेकिन निम जियानचेन यहाँ कृषकों की ताकत और संख्या से अच्छी तरह वाकिफ थे। उनमें से केवल कुछ दर्जन थे और उनकी खेती संत राजा क्षेत्र, संत क्षेत्र और यहाँ तक कि उत्कृष्ट क्षेत्र कृषकों से अलग थी। केवल वही जिन पर वह भरोसा कर सकता था वे चांग क्यूई और हाओएन थे, 2 प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक।
दूसरी ओर दूसरे पक्ष में 30 से अधिक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स थे, जिनमें से कई द्वितीय कोटि उत्पत्ति क्षेत्र मास्टर्स थे और 200 से अधिक संत राजा थे। इस स्थिति में अगर उन्होंने रक्षा के लिए पर्वत की रक्षा करने वाली महान सरनी पर भरोसा किया तो वे कुछ समय खरीदने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन एक बार इसे हटाने के बाद क्या यह एक अंडे के साथ एक पत्थर को मारने के समान नहीं होगा। भले ही त्रिपाठी जीवक्ति की लड़ाई की ताकत अविश्वसनीय थी, वह केवल एक व्यक्ति था, इसलिए चांग क्यूई और हाओएन के साथ वे संभवतः क्या पूरा कर सकते थे। निंग जियांगचेन इसका पता नहीं लगा सका और पूछने वाला था जब उसने अचानक वू यी को मुस्कुराते हुए देखा और शांति से कहा, चूंकि ऐसा है तो आइए हम वही करते हैं जो वह कहता है। इन बेशर्म हरामियों को हमारे ड्रैगन गुफा पर्वत के दांत देखने का समय आ गया है। उसने दृढ़ता से बात की, बाहर के लोगों को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला, जैसे कि अकेले त्रिपाठी जीवक्ति के आदेश ने उसे महान आत्मविश्वास दिया था। निंग जियांगचेन ने लगभग अपनी जीभ काट ली। कियान यूई ने सिर हिलाया और तुरंत सभी को त्रिपाठी जीवक्ति की गुफा महल के अंदर छिपाने का आदेश जारी करना शुरू कर दिया। ये गुफा महल ड्रैगन गुफा पर्वत पर सबसे भारी सुरक्षित जगह थी और इसमें सबसे अधिक आत्मा सरनियां थी। जब तक किसी के पास इसे खोलने के लिए एक टोकन नहीं था, तब तक पर्वत की रक्षा करने वाली महान सरनी की तुलना में तोड़ना और भी मुश्किल होगा। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति ने आदेश दिया, वो ही जानती थी कि वह क्या करना चाहता था। निश्चित रूप से वह त्रिपाठी जीवक्ति के फैसले का खंडन नहीं करेगी और बस इसका पालन करेगी। एक के बाद एक कृषक ने जल्दी से कियान यूई के आदेश को प्राप्त करने के बाद दौड़ लगाए और गुफा महल के अंदर छिपा दिया। एक पल में केवल चांग क्यूई, हाओएन, कियान यूई, वुई और निंग जियांगचेन बाहर बचे थे। इस पल में वुई थोड़ा झुक गई क्योंकि उसने निंग जियांगचेन पर झुका। यहाँ तक कि अपनी खुफिया के साथ वह इस पल में निंग जियांगचेन के साथ क्या करना चाहिए यह नहीं जानती थी। क्या उसे गुफा महल के अंदर शरण लेने देना चाहिए? यह असंभव था। गुफा महल त्रिपाठी जीवक्ति की वापसी थी, इसलिए वहां कई अज्ञात रहस्य छिपे हुए थे। हालांकि वे सभी आत्मा सरनिया द्वारा छिपे हुए थे। अगर निंग जियांगचेन अनजाने में उन्हें खोज लेता तो ये परेशानी होगी। उसे छोड़ने के लिए कहना निश्चित रूप से असंभव था। निंग जियांगचेन ने पीछे रहने और ड्रैगन गुफा पर्वत की मदद करने के लिए पहल की थी, इसलिए वही बहुत आभारी थी। इस समय उसे छोड़ने के लिए कहना बहुत क्रूर होगा। इससे भी अधिक बाहर इतने सारे दुश्मनों के साथ निंग जियांगचेन सिर्फ छोड़ नहीं सकता था। इसने उसे सिरदर्द दिया। सौभाग्य से निंग जियांगचेन एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था और इस पल में वो ये की चिंताओं को देख सकता था, इसलिए उसने पहल करके कहा, अगर कुछ ऐसा है जो ये बूढ़ा मास्टर कर सकता है तो कृपया संकोच न करें। हालांकि इस बूढ़े मास्टर की ताकत ज्यादा नहीं है, फिर भी वह योगदान दे सकता है। बस थोड़े ही समय में निंग जियांगचेन ने अपने दिल में पेशेवरों और विपक्षों को तौला और एक जुआ खेलने का फैसला किया। हालांकि वह नहीं जानता था कि वुई और अन्य लोगों का आत्मविश्वास कहाँ से आया था, लेकिन उनकी उदासीनता ने निश्चित रूप से उसे आराम महसूस कराया। शायद ये ड्रैगन गुफा पर्वत वास्तव में एक ड्रैगन का तालाब और बाग का मान था। इससे भी अधिक निंग जियांगचेन ने अभी बाहर के उन लोगों के सामने अपना चेहरा दिखाया था और यहाँ तक कि कसीली के साथ शब्दों का आदान प्रदान भी किया था। इस समय भले ही वह अपने शब्द पर वापस जाना चाहता था, वह शक्तिहीन था। निंग जियांगचेन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पहले कभी निराशाजनक स्थिति का सामना न किया हो। वास्तव में उसने इस एक से कहीं अधिक खतरनाक स्थितियों का सामना किया था, इसलिए वह अच्छी तरह से वाकिफ था कि निवेश जितना अधिक होगा, वापसी उतनी ही अधिक होगी। इस बार निश्चित रूप से उसके लिए एक रुख अपनाने का सबसे अच्छा समय था। इसके अलावा भले ही ड्रैगन गुफा पर्वत वास्तव में विदेशी दुश्मनों का विरोध करने में असमर्थ था, फिर भी उसके पास भागने का मौका हो सकता था। इन सभी विचारों के आधार पर निंग जियांगचेन ने इस जोखिम को उठाने का फैसला किया। अच्छा, चूंकि पुराने निंग ने ऐसा कहा है तो ये युवा महिला विनम्र नहीं होगी। पुराने निंग, विदेशी बुजुर्ग चांग और विदेशी बुजुर्ग हाओ सभी को दुश्मन से मिलने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यह युवा महिला पहले जाएगी। मैं तीनों वरिष्ठों को जीत की कामना करता हूँ। ऐसा कहने के बाद वुई ने झुककर कहा, मुड़ गई और वापस गुफा महल में चली गई। उसकी खेती अब केवल एक द्वितीय कोटि संत राजा थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि बाहर रहना बेकार है, इसलिए वह निर्णायक रूप से गुफा महल में प्रवेश कर गई। केवल निंग जियांगचेन अपने मुंह के साथ वहां खड़ा रह गया। उसका भाव सुस्त था। उसने सोचा था कि वुई उसे कुछ स्पष्ट निर्देश और एक उचित योजना देगी, लेकिन उसे इतना अस्पष्ट जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। दुश्मन से मिलने के लिए एक अवसर की प्रतीक्षा करें, वह बहुत हास्यास्पद था। क्या मैं एक जाल में गिर गया? निंग जियांगचेन का दिल डूब गया क्योंकि वह बेहद बेचैन महसूस कर रहा था। चांग क्यूई ने उसके कंधे पर थपथपाया और हंसते हुए कहा, भाई निंग, आपको बहुत खुशी होगी कि आपने यह फैसला किया। ये वाक्य फिर से है। निंग जियांगचेन ने एक अगरबत्ती के योग्य समय में 2 बार यह वाक्य सुना था। इस जगह पर किस तरह का ट्रम्प कार्ड था कि दूसरे पक्ष ने स्पष्ट रूप से समझाया नहीं। वह इतना मूर्खतापूर्ण फैसला करने में खुश क्यों नहीं हो सकता था कि अपनी कब्र खोद सके। निंग जियांगचेन को पता नहीं था कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए। ठीक है, पुराने हाओ, क्या आपके पास अभी भी नशे में चांद शराब के 2 जार नहीं हैं? चांग क्यूई को अचानक कुछ याद आया और हाओ एन की ओर मुड़ गया। आप क्या चाहते हैं? हाओ एन सतर्क लगता था।
चांग क्यूई ने घृणा से थूक दिया, आप और मैं पुराने भाई हैं, क्या आप नहीं जानते कि मैं क्या करना चाहता हूँ? हाओएन अचानक क्रोधित हो गया, पिछली बार उस छोटी लड़की वुई ने 10,000 वापस खरीदे, आपने और मैंने अपने बीच 5 विभाजित किए। अब जब आपने उनमें से सभी को पी लिया है, तो आप इस बूढ़े मास्टर के बारे में विचार क्यों करते हैं? क्या आपको लगता है कि यह हाओ इतना आसान है कि धमकी दी जाए? परिवार को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। अब जब भाई निंग भी यहाँ हैं, तो पुराने हाओ आपको कंजूस होने की जरूरत नहीं है। उन्हें बाहर निकालो और कुछ मुंह पियो ताकि हम अपने दुश्मनों को मार सकें। चांग क्यूई ने अपने होठों को थपथपाया जैसे कि वह ऑफ्टिस्ट का स्वाद ले रहा था। हाओएन ने अपने दांत पीस लिए और दुख और आक्रोश के साथ उसे घूर लिया। थोड़ी देर बाद ही एक आह छोड़ दिया, ठीक है, मुझे पता था कि आप इस बूढ़े मास्टर की अच्छी शराब के 2 जार को लालच देते हैं। चूंकि आपने भाई निंग को शामिल कर लिया है, यह हाओ कंजूस नहीं होगा, ऐसा न हो कि दूसरे कहें कि मैं कंजूस हूँ। ऐसा कहते हुए उसने अपने हाथ पर अंतरिक्ष अंगूठी को पोंछ दिया और शराब का एक जार निकाला। चांग क्यूई हंसते थे और जल्दी से अपने अंतरिक्ष अंगूठी से ताज़ा और निविदा आत्मा फलों की कुछ प्लेटें साथ ही एक मेज और कुर्सियां भी निकाली। ऐसा लगता था कि वह तैयार होकर आया था। हाओएन ने नशे में चांद शराब जार पर मुहर खोली और उनमें से तीनों के लिए कप भर दिए इससे पहले कि बैठ जाए। चांग क्यूई ने निंग जियांगचेन को बाहर बुलाया क्योंकि उसने अपना गिलास उठाया और इसे पी लिया। उसका चेहरा खुशी से भरा था क्योंकि उसने हाओएन को इसे फिर से भरने के लिए आग्रह किया। निंग जियांगचेन ने अपने चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ इस हास्यास्पद दृश्य को देखा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसके बारे में कैसे सोचा, वह इसे समझ नहीं पाया। उनके दरवाजे पर एक मजबूत दुश्मन और उनकी गर्दन पर एक चाकू के साथ ये 2 भाई अभी भी कैसे पीने और मजे करने के लिए मनोदशा रख सकते थे? क्या ये दोनों वास्तव में मृत्यु शब्द लिखना नहीं जानते थे? लंबे समय तक संकोच करने के बाद निंग जियांगचेन ने आह भरी और कहा, भाई चांग, भाई हाओ, अगर आप दोनों के लिए ये सुविधाजनक है, तो क्या आप इस निंग को बता सकते हैं कि हम दुश्मन से कैसे लड़ने जा रहे हैं? हम तीनों की ताकत के साथ हम बाहर इतने सारे दुश्मनों से कैसे लड़ सकते हैं? ये सवाल सुनकर चांग क्यूई और हाओएन ने एक दूसरे को देखा और दोनों हंसी में फट पड़े। निंग जियांगचेन को गुप्त रूप से परेशान किया गया और जल्दी से पूछा, क्या आप दोनों को लगता है कि यह मजेदार है? चांग क्यूई ने थोड़ा हाथ हिलाया और एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, भाई निंग, आप केवल थोड़े समय के लिए ड्रैगन गुफा पर्वत पर रहे हैं, इसलिए हालांकि यह चांग सोचता है कि आपका स्वभाव अच्छा है, लेकिन उसके लिए कुछ भी प्रकट करना सुविधाजनक नहीं है। हालांकि ये चांग आपसे इंतजार करने और देखने के लिए कहता है कि जोकरों का ये समूह अपनी तबाही कैसे लाएगा। हाँ, मैं कुछ और कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ये कप शराब एक विदाई शराब नहीं है, बल्कि एक जीत की शराब है। प्रत्येक जार में 1 लाख सन क्रिस्टल की कीमत होती है और इसे खरीदना बेहद मुश्किल है। भाई निंग, आप इसे क्यों नहीं आजमाते हैं? एपिसोड नंबर 1396। निंग जियांगचेन का भाव उतार चढ़ाव भरा था क्योंकि वह गुप्त रूप से चौंक गया था, इस नशे में चांद शराब की कीमत के कारण नहीं। नशे में चांद शराब काफी प्रसिद्ध थी, इसलिए निंग जियांगचेन ने स्वाभाविक रूप से अपनी उच्च कीमत के बारे में सुना था। जिसने उसे आश्चर्यचकित किया वह चांग क्यूई का अहंकार था। उसने स्पष्ट रूप से बाहर के लोगों को अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। एक पल के संकोच के बाद निंग जियांगचेन ने अपने दांत पीस लिए, अपने दिल को कठोर कर लिया, बैठ गया और खर्राटे लिया, अच्छा, तो ये बुरा मास्टर एक नजर डालेगा और देखे कि क्या आप अपनी मौत की तलाश कर रहे हैं या अपने मास्टर को एक जाल में आमंत्रित कर रहे हैं। अगर यह पूर्व है, तो समय आने पर इस बूढ़े मास्टर को भागने के लिए दोष न दें। चांग क्यूई और हाओएन ने एक दूसरे को देखा और एक मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसा आप चाहते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने निंग जियांगचेन के कप को शराब से भर दिया। उनमें से तीनों के अपने विचार थे क्योंकि उन्होंने शराब का स्वाद लिया और आत्मा फल खाए। उनमें से किसी ने भी एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करने की कोई जागरूकता नहीं दिखाई। गुफा महल के अंदर वुई ने कई शिष्यों के लिए व्यवस्था करने के बाद वह और कियान यूई एक गुप्त कमरे में गए, अपने अंतरिक्ष अंगूठी से एक सोने और चांदी की सरनी प्लेट निकाली और इसे एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ आगे फेंक दिया। बड़ी बुजुर्ग बहन कियान यूई, ये वो सरनी प्लेट है जो ड्रैगन गुफा पर्वत की सभी आत्मा सरनिया को नियंत्रित करती है। अकेले मेरी ताकत के साथ मुझे डर है कि मैं इसे संभालने में सक्षम नहीं होगा, इसलिए मुझे मदद के लिए बड़ी बुजुर्ग बहन से पूछना होगा। अच्छा, कियान यूई ने बार बार सिर हिलाया। वुई ने अपने संत शक्ति के कुछ किनारे बाहर निकाले और उन्हें आत्मा सरनी में डाल दिया। एक पल में सोने और चांदी के रंग एक अविश्वसनीय गति से बारी बारी से शुरू हुए, पूरे कमरे को एक शानदार रोशनी से भर दिया। वुई का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने अचानक चिल्लाया, खोलो। एक भनभनाहट की आवाज सरनी प्लेट से आए और तुरंत बाद सोने और चांदी के रंग जो मूल रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जीवन में आए थे और बाएं और दाएं पीछे हटने लगे थे। एक पल में 2 रंग अलग हो गए और स्पष्ट रूप से अलग हो गए। उसी समय ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरनी के बाहर कसीली के नेतृत्व में 30 से अधिक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स पागलपन में उस पर हमला कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक ने अपने ट्रम्प कार्ड का उपयोग करने के बाद दिखने में मजबूत आत्मा सरनी कांपना शुरू हो गया। उसका प्रकाश पर्दा जंगली रूप से झिलमिलाहट कर रहा था और पहले की तुलना में बहुत धुंधला हो गया था। हर कोई अधिक प्रयास करो, ये बकवास आत्मा सरनी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। कसीली की आंखें एक क्रूर रोशनी के साथ चमकती थीं। उसने जोर से चिल्लाया,
चिल्लाते हुए कसीली ने अपनी सफेद इंद्रधनुष कटार को आत्मा सरनी के प्रकाश पर्दे के माध्यम से आगे पीछे शटल करने के लिए नियंत्रित किया। उसे उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अन्य उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स जो हमले में भाग ले रहे थे वे भी इसे देख सकते थे। मुझे डर है कि इसमें आधा दिन भी नहीं लगेगा। गठन जो उनके रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था वह टूट जाएगा। एक पल के लिए हर कोई उत्साहित था, उत्तेजित। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने संत शक्ति को अपनी कलाकृति में डाल दिया। बहुरंगी प्रकाश की किरणें चमकती थीं और गड़गड़ाहट की आवाजें लगातार सुनाई देती थीं। इस पल में एक अजीब भनभनाहट की आवाज के साथ ड्रैगन गुफा पर्वत की पर्वत रक्षा सरनी का प्रकाश पर्दा अचानक अत्यंत तेज गति से फीका पड़ गया, इससे पहले कि गायब हो जाए। 30 से अधिक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स के हमले खाली हवा को मारते थे, जमीन में गहरी दरारों की एक श्रृंखला बनाते थे। टूट गया। जैड रक्त तोड़ के शीर्ष पर अनगिनत पशु पर्वत के बूढ़े आदमी ने अपनी भान उठाई और आश्चर्य का एक रूप प्रकट किया। बस अभी उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि दूसरे पक्ष की आत्मा सरनी कुछ समय के लिए खुद का समर्थन करने में सक्षम होगी, लेकिन यह अचानक गायब हो गया था। इसने उसे बहुत आश्चर्यचकित कर दिया और उसे आश्चर्य हुआ कि क्या कुछ हुआ था। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। उन्होंने अपनी मर्जी से पीछे हट गए। दानव रक्त मंदिर का मध्यम आयु वर्ग का आदमी जो एक खून लाल रोशनी में लिपटा हुआ था, उसने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली क्योंकि उसने ड्रैगन गुफा पर्वत के आंतरिक भाग की ओर घूर लिया। उसके चेहरे पर सतर्कता का एक रूप दिखाई देता था। ऐसा लगता है कि वे ये भी जानते हैं कि हट अच्छी तरह से समाप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी आत्मा सरनी को वापस लेने का फैसला किया। क्या उन्हें लगता है कि वे ऐसा करके इस आपदा से बच सकते हैं? किसी ने चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से इस बयान को सभी ने स्वीकार नहीं किया था, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष ने अपनी आत्मा सरनी को वापस ले लिया था, उन्हें कुछ प्रकार की बैकअप योजना बनानी होगी। अब जब ड्रैगन गुफा पर्वत के अंदर कोहरा लुढ़क रहा था तो किसी की दिव्य चेतना बहुत प्रतिबंधित थी और नग्न आंख के साथ अंदर की स्थिति को देखना असंभव था, इसलिए किसी ने भी जल्दबाजी में कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। एक समय के लिए हर कोई एक दूसरे के साथ नजर का आदान प्रदान करते हुए जगह पर खड़ा था। कायरों का एक गुच्छा। कसीली ने गुप्त रूप से अपने दांत पीस लिए और दूसरों को अंदर जाने और जांच करने के लिए प्रोत्साहित करने वाला था जब उसने अचानक देखा कि ड्रैगन गुफा पर्वत को कवर करने वाला कोहरा लुढ़कना और विकृत होना शुरू हो गया है। एक पल बाद रोलिंग कोहरा किनारों पर फैल गया, जिससे ड्रैगन गुफा पर्वत के अंदर के दृश्य का पता चला। आज का ड्रैगन गुफा पर्वत शानदार मिनपों से भरा हुआ था जो पहाड़ों और नदियों से घिरा हुआ था। दृश्य काफी अच्छा था और अंदर की दुनिया की ऊर्जा आभा अत्यंत समृद्ध थी। यह अब वह बंजर पहाड़ नहीं रहा जो एक बार था। हालांकि जिसने सभी को चौंकाया वह यह था कि दुश्मन से मिलने के लिए बहुत से लोग नहीं आए थे। आसपास का क्षेत्र शांत था। केवल 3 बूढ़े आदमी उत्पत्ति वापसी क्षेत्र में एक मेज के चारों ओर बैठे थे, पीते थे और खुद का आनंद लेते थे। ये भयानक दृश्य सभी की आंखों पर मुद्रित था, जिससे सभी का भाव उदासीन हो गया। ये बूढ़े आदमी स्पष्ट रूप से उन्हें अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डालते थे, अन्यथा वे यहाँ पीने के लिए कैसे फुर्सत पा सकते थे। हम यहाँ तक कि मौत के दरवाजे पर आप अभी भी रहस्यमय ढंग से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कसीली ने ठंडक से खर्राटे लिया क्योंकि उसने ड्रैगन गुफा पर्वत की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करना जारी रखा। हालांकि इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं था, फिर भी उसे डर की एक अकथनीय भावना महसूस हुई, जैसे कि जैसे ही उसने इस छोटे पहाड़ में कदम रखा वह नरक के दरवाजे में कदम रखेगा। ये भावना उसे बेहद असुविधाजनक बना दिया और जब उसने दूसरों को देखने के लिए अपना सिर मोड़ा तो उसने पाया कि हर कोई वही महसूस कर रहा था। उनके भाव गरिमापूर्ण थे। हालांकि इस स्थिति में ये कहा जा सकता था कि एक तीर को तार पर नॉक कर दिया गया था और इसे जारी करने के लिए कोई विकल्प नहीं था। भले ही कसीली ने ध्यान से पूछताछ नहीं की, वह जानता था कि इस समय उसकी ओर घूरते हुए आंखों के कई जोड़े थे। अगर वह और अन्य लोग इस तरह से पीछे हट जाते तो उनके पास भविष्य में किसी को देखने के लिए कोई चेहरा नहीं होगा। ऐसा सोचकर कसीली का भाव मजबूत हो गया क्योंकि उसने जोर से घोषणा की, हर कोई, आत्मा सरनी टूट गई है। अगर हम अब कार्य नहीं करते हैं तो हम कब करेंगे? ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ हिलाया और तुरंत कसी परिवार से 20 से अधिक संत राजाओं को भेजा। ड्रैगन गुफा पर्वत की ओर दौड़ने के लिए अपने आंदोलन कौशल का उपयोग किया। हालांकि ये 20 या तो संत राजा 3 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स के विरोधी नहीं थे, लेकिन ड्रैगन गुफा पर्वत की गहराई का परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प था। कसीली के मन में ऐसी योजना थी, इसलिए जब ये 20 लोग उड़ गए तो उसने उन्हें तीव्रता से घूर लिया। चूंकि किसी परिवार ने नेतृत्व लिया था तो दानव रक्त मंदिर और अनगिनत पशु पर्वत के लोग स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहने वाले थे। लू ये, जो भीड़ में छिपा हुआ था, उसने भी चुपचाप एक आदेश जारी किया। एक पल में 60 से अधिक संत राजा अलग हो गए और चांगक्यूई के 3 के समूह के पास पहुंचे। आने वाले दुश्मनों की संख्या को समझते हुए निंग जियांग चेन का हाथ कांप गया और उसने लगभग अपने कप में शराब को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि वह एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर था, लेकिन वह इतने सारे संत राजाओं की घेराबंदी का सामना करने का भरोसा नहीं रखा सकता था। चांगक्यूई ने निंग जियांग चेन के भाव को देखा और हंसते हुए कहा, भाई निंग, अधीर न हो, हमारे कार्य करने का समय अभी तक नहीं हुआ है। हाँ भाई निंग, आराम कर सकते हैं। हावे ने किनारे से गूंज उठाया, संत राजाओं को देखने की भी परेशानी नहीं उठाई।
निंग जियांगचेन दूसरी ओर में इतना अच्छा मानसिक दृढ़ता नहीं था। इन दुश्मनों को आते देखकर उसने गुप्त रूप से अपने संत शक्ति को धकेल दिया। एक पल के नोटिस पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अगले पल में ये खतरे वाले संत राजा सभी ने अलार्म में रोया। उनके चेहरे सदमे और भ्रम से भरे हुए थे क्योंकि उनके शरीर डगमगाते थे और एक एक करके आसमान से गिर गए। एक समय के लिए दृश्य बेहद जीवंत हो गया। एक उड़ान प्रतिबंधित सरनी। निंग जियांगचेन की आंखें लगभग उनकी सॉकेट से बाहर निकल गईं। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह छोटा ड्रैगन गुफा पर्वत वास्तव में एक उड़ान प्रतिबंधित सरनी रखेगा। इस तरह की आत्मा सरनी अत्यंत गहरी थी और केवल कुछ बड़े शहरों और पंथ मुख्यालयों में व्यवस्थित की जा सकती थी। एक बार जब इस आत्मा सरनी द्वारा कवर किया जाता है तो एक कृषक उड़ने में सक्षम नहीं होगा। निश्चित रूप से इस आत्मा सरनी की शक्ति उस व्यक्ति के तरीकों के आधार पर अलग थी जिसने इसे व्यवस्थित किया था। निंग जियांगचेन ने अपने संत शक्ति को थोड़ा संचलन करने की कोशिश की और उड़ने की कोशिश की, लेकिन अपने डर के लिए वह केवल कुछ मीटर उड़ने में सक्षम था। इससे पहले कि उसने एक विशाल दबाव महसूस किया कि उसे नीचे दबाया गया, जिससे उसके लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया। यहाँ उड़ान प्रतिबंधित सरनी कम से कम एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक को रोकने में सक्षम थी। यहाँ तक कि एक तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक भी बहुत ऊंचा उड़ने में सक्षम नहीं होगा। वह कौन था जिसने इस आत्मा सरनी को व्यवस्थित किया था? यह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? जैसे ही निंग जियांगचेन विचार में खो गए थे, कई दर्जन संत राजा बारिश की बूंदों की तरह गिर गए और जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। धूल के बादल को लात मारी। सौभाग्य से वे शुरू करने के लिए बहुत ऊंचा नहीं उड़े थे और संत राजा क्षेत्र कृषकों के शरीर असाधारण थे, इसलिए भले ही वे गिर गए थे, उनमें से किसी को भी कोई जानलेवा चोट नहीं लगी थी। इसके बजाय उनमें से सभी कड़वी अभिव्यक्ति के साथ जमीन से रेंगते थे। उनके चेहरे नाराजगी से भरे हुए थे। इस बार उन्होंने इतना चेहरा खो दिया था कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से ड्रैगन गुफा पर्वत को हड्डी तक नफरत की थी। लेकिन इससे पहले कि वे ठीक हो सके, एक अचानक बदलाव आया। अचानक उनके चारों ओर अजीब ऊर्जा उतार चढ़ाव दिखाई दिए। ये ऊर्जा उतार चढ़ाव अत्यंत अच्छी तरह से छिपे हुए थे और पहले तो अस्पष्ट लगते थे, लेकिन एक पल में एक बवंडर अचानक बन गया। जब ये पहली बार दिखाई दिया तो ये बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन एक पल में ये बवंडर अत्यंत मोटा हो गया और उससे कई पवनधार उड़ गए, सीधे पास के संत राजा क्षेत्र कृषक को झाड़ू मारते थे। एक खून खराबा चीख बजाई। सभी ने मांस काटने की आवाज सुनी, जिसने उनके बालों को अंत में खड़ा कर दिया। बवंडर एक पल में लाल रंग से रंगा गया और वे हवा में टूटे हुए अंगों और मांस के टुकड़ों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। एक और जगह पर जांघों जितने मोटे कई बर्फ शंकु अजीब ढंग से हवा में दिखाई दिए। एक मामूली कांपना के साथ उन्होंने धनुष से तीर छोड़ने की तरह आगे बढ़ाया, जो सीधे दो अनुपस्थित दिमाग मार्शल कलाकारों की छाती के माध्यम से छेदा गया, जिससे खून के बादल को बाहर निकाला गया। एक और जगह पर एक वॉशबेसिन आकार का अग्निकोण यादृच्छिक रूप से उड़ गया, लेकिन एक बार जब एक संत राजा क्षेत्र कृषक को इस अग्निकोण से मारा गया तो उन्हें तुरंत मृत्यु के लिए भस्म कर दिया जाएगा। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण साथी समय पर चकमा देने में असमर्थ थे और अंत में क्रॉसफायर में पकड़े गए। और भी अधिक कृषक थे जो सभी की दृष्टि से अस्पष्ट रूप से गायब हो गए, जैसे कि वे पहले स्थान पर कभी दिखाई नहीं दिए होंगे, लेकिन जहां से वे गायब हो गए दिल कसने वाली चीखें बजाईं। खून की गंध हवा को भर गया क्योंकि 80 संत राजाओं के पहले समूह ने जो ड्रैगन गुफा पर्वत में दौड़ लगाई थी, वह भी प्रवेश करने में विफल रहा। जैसे ही उन्होंने ड्रैगन गुफा पर्वत की सीमा में कदम रखा, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो एक अनंत काल की तरह लगता था। 80 से अधिक संत राजाओं में से उनमें से आधे से भी कम अभी भी जीवित थे, और यहाँ तक कि यह छोटी संख्या भी सिरहीन मक्खियों की तरह थी क्योंकि उन्होंने ड्रैगन गुफा पर्वत के चारों ओर भटक लिया, वापस जाने का रास्ता खोजने में असमर्थ थे। ये दृश्य बाहर के कृषकों की आंखों में मुद्रित था, जिससे उनका खून ठंडा हो गया। हालांकि ये हास्यास्पद लगता था, सभी जानते थे कि ये लोग एक भ्रम सरनी में गिर गए होंगे। उन्होंने जो देखा वह पूरी तरह से अलग था जो उन्होंने देखा था, इसलिए भले ही ये केवल कुछ कदम था, फिर भी ये जीवन और मृत्यु के बीच एक खड़ी थी। एपिसोड नंबर 1397। लापरवाही से घूमना केवल और अधिक आत्मा सरनिया को ट्रिगर करेगा और उन्हें और भी तेजी से उनकी कब्रों तक ले जाएगा। निश्चित रूप से ड्रैगन गुफा पर्वत आत्मा सरनिया और आत्मा सरनिया से भरा हुआ था। 80 से अधिक संत राजा एक अगरबत्ती के आधे से भी कम समय में ड्रैगन गुफा पर्वत में प्रवेश कर चुके थे, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा था। निंग जियांगचेन शायद ही अपनी आंखों पर विश्वास कर सका। यह 80 से अधिक संत राजा क्षेत्र कृषक था। यहाँ तक कि अगर निंग जियांगचेन ने ऐसी ताकत का सामना किया तो उसके पास अस्थायी रूप से उनसे बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, लेकिन अब ड्रैगन गुफा पर्वत ने एकल सिपाही को भी खर्च नहीं किया था और वे सभी यहाँ दफन हो गए थे। तो क्या होगा अगर यह एक ड्रैगन का तालाब या एक बाघ का मान था? ये छोटा पहाड़ एक ड्रैगन के तालाब या एक बाघ के मान से भी अधिक भयानक था। हालांकि निंग जियांगचेन ने यह भी देखा कि इन आत्मा सरनिया की शक्ति पर भरोसा करके इतनी आसानी से 80 संत राजाओं को मारना असंभव था। इसके बजाय यह उन लोगों का काम था जिन्होंने इन आत्मा सरनिया को व्यवस्थित किया था, जो बस चौंकाने वाले थे। आत्मा सरनिया वास्तव में शक्तिशाली कलाकृतियां थीं। इन आत्मा सरनिया की शक्ति के साथ संयुक्त इन कलाकृतियों की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। यही कारण था कि ये संत राजा बिल्कुल विरोध करने में असमर्थ थे। इतने सारे आत्मा सरनिया को व्यवस्थित करने के लिए कितनी कलाकृतियों की आवश्यकता थी?
निंगजियांग चेन कल्पना नहीं कर सका। दूसरी ओर स्वर्गीय भाग्य शहर के अंदर कियानटोंग और फेईजीतू भी हैरान थे, सदमे के साथ एक दूसरे के साथ एक नज़र का आदान प्रदान करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ड्रैगन गुफा पर्वत आत्मा सरनिया और आत्मा सरनिया से भरा हुआ था, उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि वे इतने शक्तिशाली होंगे। 80 संत राजाओं को अंदर फेंक दिया गया था, फिर भी वे ड्रैगन गुफा पर्वत की गहराई की जांच करने में भी सक्षम नहीं थे। इस बार कसी परिवार, अनगिनत पशु पर्वत और दानव रक्त मंदिर को एक बड़ा नुकसान हुआ था। ऐसा लगता है कि स्वर्ग एकत्रित भवन के लोगों को जुटाने की भी जरूरत नहीं होगी। वी गुचांग ने भी खुशी जताई। जरूरी नहीं, फेईजीतू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने केवल संत राजाओं को खो दिया, उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषकों ने अभी तक एक कदम नहीं बढ़ाया है। आइए हम बस देखते रहें। वी गुचांग ने एक पल के लिए सोचा और सहमत हुए। आखिरकार एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक जो ताकत प्रदर्शित कर सकता था, वह एक संत राजा क्षेत्र कृषक से पूरी तरह से अलग थी। कसी परिवार और अन्य सहयोगी ताकतों को भारी नुकसान हुआ लगता था, लेकिन वास्तव में उन्हें कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं हुआ था। ड्रैगन गुफा पर्वत के बाहर कसीली अनगिनत पशु पर्वत से बूढ़े आदमी और दानव रक्त मंदिर के मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने दोनों ने उदासीन अभिव्यक्ति पहनी थी। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन गुफा पर्वत की रक्षा इतनी अत्याचारी होगी। 3 पुराने कमीनों ने भी कार्रवाई नहीं की थी, फिर भी वे अभी भी कई दर्जन संत राजाओं को मारने में सक्षम थे। अगर ड्रैगन गुफा पर्वत में सभी बाधाएं इतनी शक्तिशाली थीं, संत राजा यहाँ ज्यादा भूमिका नहीं निभा सकते थे और केवल तोप का चारा के रूप में सेवा कर सकते थे। एक पल के लिए सोचने के बाद कसीली ने अचानक कहा, हर कोई, हम अलग से हमला क्यों नहीं करते हैं? अलग से हमला? अनगिनत पशु पर्वत के बूढ़े आदमी ने झुककर कहा, ये सही है। ऐसा लगता है कि सामने वाले पहाड़ में बहुत सारे प्रतिबंध हैं, उनमें से तोड़ना आसान नहीं होगा। चूंकि ऐसा है, तो हम अन्य स्थानों की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि पूरा पहाड़ एक ही स्थिति में है, कहीं न कहीं कोई कमजोर जगह होनी चाहिए। कसीली ने धीरे से कहा। हाँ, भाई, कसी के शब्दों का अर्थ है। बूढ़े आदमी ने एक पल के लिए सोचा और महसूस किया कि कसीली सही था, इसलिए उसने तुरंत कहा, तो ये बूढ़ा मास्टर वहां जाएगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, फिर अनगिनत पशु पर्वत के शिष्यों को लहराते हुए वह अपने नीली आंखें रख तोड़ पर बैठ गया और उड़ गया। दानव रक्त मंदिर के मध्यम आयु वर्ग के आदमी को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और तुरंत विपरीत दिशा में अपने पंथ के शिष्यों का नेतृत्व किया। समुद्र हृदय पंथ और बहती बादल घाटी के शेष कृषकों ने हलचल नहीं की और इसके बजाय कसी परिवार के साथ एकजुट मोर्चा पर खड़े होने का विकल्प चुना। कसीली के नेतृत्व का पालन किया। एक समय के लिए कई सहयोगी ताकतें 3 समूहों में विभाजित हो गईं। उन्होंने 3 अलग अलग दिशाओं से ड्रैगन गुफा पर्वत की रक्षा की जांच करना शुरू कर दिया। कसीली की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकती थी क्योंकि उसके होंठ छटके थे और उसने कुछ आदेश जारी किए इससे पहले कि तुरंत अपना हाथ हिलाया और ड्रैगन गुफा पर्वत की ओर दौड़ पड़ा। उनके नेतृत्व में अन्य उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स भी फैल गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने साथ कुछ संत राजा कृषकों को लाया। कई टीमों में विभाजित उनमें से प्रत्येक ने आगे बढ़ते हुए अपने आसपास के प्रति सतर्क रहा। दिव्य चेतना ने ड्रैगन गुफा पर्वत के हर इंच को झुका दिया, यहाँ तक कि सबसे मामूली विस्तार या संदिग्ध जगह को याद नहीं करना चाहता था। वे सभी चिंतित थे कि वे गलती से किसी प्रकार की आत्मा सरनी को ट्रिगर करेंगे जो उनकी मौत का कारण बनेगा। इस तरह की सावधानी वास्तव में बहुत प्रभावी थी। उन्हें वास्तव में आत्मा सरनिया के कई निशान मिले और तुरंत उनसे सतर्क रूप से बच गए। भले ही उनमें से कुछ ने गलती से किसी प्रकार की आत्मा सरनी को ट्रिगर कर दिया, वे कम से कम कुछ विरोध करने में सक्षम होंगे। आखिरकार उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स के जोड़े के साथ, भले ही वे किसी प्रकार की आत्मा सरनी में गिर गए, वे अभी भी एक लड़ाई लड़ने में सक्षम होंगे। जिसने उन्हें और भी अधिक खुश कर दिया वही था कि ड्रैगन गुफा पर्वत के सामने की आत्मा सरनिया बस अभी एक जादुई भूमिका निभाने के बाद ऐसा लगता था कि चाल से बाहर निकल गए थे और उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। भले ही वे ट्रिगर हो गए थे, वे अभी भी उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषकों द्वारा आसानी से अवरुद्ध हो जाएंगे। 300 मीटर की पूरी दूरी के लिए आगे बढ़ने के बाद वास्तव में एकल हताहत नहीं था। एक समय के लिए उनके मनोबल को बहुत बढ़ावा मिला और उनमें से सभी ने चाणक्य के 3 के समूह को देखा जो अभी भी पास में पीने और खुश कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वे और कुछ नहीं चाहते थे लेकिन पंख बढ़ाना और अभी उनके पक्ष में उड़ना और अपने दिल में नफरत को दूर करने के लिए अपने सिर को काटना चाहते थे। एक पल बाद तसीली के नेतृत्व में कृषक चाणक्य के समूह से 100 मीटर दूर पहुंच गए थे। तसीली ने सभी को रुकने का संकेत देने के लिए अपना हाथ उठाया क्योंकि उसने ठंडी आंखों को त्रय पर झुका दिया और झूठा कहा, आप तीनों, अगर आपके पास कोई अन्य साधन है तो उन्हें न छिपाएं। आप उन्हें इस कसी को क्यों नहीं दिखाते हैं? अन्यथा आपके पास उन्हें फिर से उपयोग करने का मौका नहीं होगा। ये सुनकर चाणक्य ने अपना सिर उठाया और उसकी ओर झुका, अपने चेहरे पर घबराहट का मामूली निशान नहीं दिखाया। इसके बजाय वह अजीब ढंग से मुस्कुराया। भाई कसी, आप क्यों सोचते हैं कि आप सुरक्षित रूप से इस जगह पर पहुंचने में सक्षम थे? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि ड्रैगन गुफा पर्वत तोड़ना इतना आसान है? इन 2 सरल सवालों के कारण कसीली का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने विस्मयादिबोधक किया, अच्छा नहीं। जैसे ही उसने बात की, त्रिपाठी जीवक्ति ने एक लंबी काली कूड़ा फेंक दिया।
ये लंबा कोड़ा हवा और गड़गड़ाहट की एक फीकी आवाज उत्सर्जित करता हुआ लगता था क्योंकि यह बिजली के साथ चमकता था। स्पष्ट रूप से ये एक शक्तिशाली कलाकृति थी, समुद्र से निकलने वाले एक ड्रैगन की तरह। लंबा कोड़ा चांग क्यूई की छाती की ओर झुका था। हालांकि तसीली के आश्चर्य के लिए चांग क्यूई ने विरोध करने का कोई इरादा नहीं दिखाया और इसके बजाय बस जगह पर बैठ गया। उसे एक मुस्कान के साथ घूर रहा था, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। तसीली केवल चांग क्यूई पर कब्जा करना चाहता था ताकि ड्रैगन गुफा पर्वत के कृषक जल्दबाजी में कार्य न करें, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल विरोध नहीं करेगा। मौत को बुलाना। तसीली की आंखें भयंकर रूप से चमकती थीं। उसने न केवल अपनी कोड़ा वापस लेने का इरादा नहीं किया, बल्कि उसने इसके बजाय अपनी संग शक्ति को और भी अधिक भयंकर रूप से इसमें डाल दिया, जैसे कि वह एक ही झटके में चांग क्यूई को मारना चाहता था। एक बैंग के साथ बिजली में लिपटा लंबा कोड़ा चांग क्यूई के शरीर पर हमला कर दिया। बिजली के मेहराब चांग क्यूई के शरीर के चारों ओर कुंडली करते थे और आगे बढ़ते थे, सीधे चांग क्यूई के शरीर को टुकड़ों में उड़ा दिया। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि उसके सामने की मेज, कुर्सियां और शराब जार भी सभी को पाउडर में उड़ा दिया गया था। यहाँ तक कि हावेन और निंजियान चेन को भी नहीं बख्शा गया था। चांग क्यूई के शरीर के अलग होने के साथ ही वे दोनों भी अलग हो गए। खून की मामूली गंध नहीं थी, न ही कोई खून बिखरता था, न ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने कुछ भी मारा है। तसीली की आंखें संकीर्ण हो गई क्योंकि वह आश्चर्य में बुदबुदाया, एक भ्रम सरनी। फिर से चारों ओर देखते हुए उसके सामने कोई मेज या कुर्सी नहीं थी और आसपास का दृश्य भी विकृत हो गया था और गायब हो गया था। एक नई दुनिया से बदल दिया गया था जिसमें कोई सूरज, चांद या सितारे नहीं थे। पृथ्वी सूखी और बांझ थी और 100 किलोमीटर के भीतर घास का एकल ब्लेड नहीं बढ़ रहा था। वह अनजाने में अपने दुश्मन द्वारा व्यवस्थित एक भ्रम सरनी में कदम रखा था, जिससे तसीली का दिल डूब गया। जिसने उसे और भी अधिक बेचैन कर दिया वह ये था कि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक जो उसके चारों ओर इकट्ठा होना चाहिए था, वह गायब हो गया था। केवल 4 संत राजा क्षेत्र कृषक छोड़ गए थे। ऐसा लगता था कि जिस पल इस ब्रह्म सरनी ने अपनी भूमिका निभाई, सभी को अलग कर दिया गया था और एक ऐसी स्थिति में मजबूर कर दिया गया था जहां वे अकेले लड़ रहे थे। ये कैसे संभव है? तसीली का भाव भयंकर था। इतना छोटा पहाड़ इतना गहरा सरनी गठन स्थापित करने में कैसे सक्षम हो सकता था? तसीली ने अचानक महसूस किया कि ड्रैगन गुफा पर्वत को उकसाना एक बुद्धिमान फैसला नहीं था। जबकि तसीली के नेतृत्व में कई कृषक इस ब्रह्म सरनी से घिरे हुए थे, अनगिनत पशु पर्वत का पक्ष भी एक कड़वी संघर्ष में गिर गया। अनगिनत पशु पर्वत कृषक बूढ़े आदमी के नेतृत्व में कमजोर रक्षा के साथ एक जगह ढूंढने की तैयारी करते हुए किनारे से एक चक्कर लगाया। बूढ़े आदमी के आश्चर्य के लिए सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। जिस दिशा में उसने चुना था उसमें कोई शक्तिशाली बाधाएं या आत्मा सरनियां नहीं थी, जिससे उसे सुचारू रूप से आगे बढ़ने की अनुमति मिली और जल्द ही ड्रैगन गुफा पर्वत के केंद्र तक पहुंच गया। उसने यहाँ तक कि देखा कि कई कृषक एक गुफा के अंदर छिपे हुए थे। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था और तुरंत अपने आदमियों को सीधे गुफा में चार्ज करने और त्रिपाठी जीवप्ती को खोजने का आदेश दिया। लेकिन उसकी अच्छी किस्मत वही समाप्त हो गई। जैसे ही उसने आदेश दिया, विभिन्न आकार और ग्रेड के कई आगलाल राक्षस जानवर सभी दिशाओं से बाहर निकल गए। बूढ़ा आदमी विश्वास नहीं कर सका कि वह क्या देख रहा था। इन राक्षस जानवरों के पास बिल्कुल भी शारीरिक शरीर नहीं थे और स्पष्ट रूप से शुद्ध अग्नि विशेषता दुनिया की ऊर्जा से बने थे। उसके शीर्ष पर ये राक्षस जानवर अस्पष्ट रूप से परिचित लगते थे। ये तब तक नहीं था जब तक उसके शिष्यों में से एक ने चिल्लाया कि बूढ़े आदमी को अचानक पता चला कि क्या चल रहा था। क्या ये यूयान रेड क्षेत्र के लिए अद्वितीय अग्नि आत्मा जानवर नहीं थे? वे इस दोषी जगह पर कैसे दिखाई दे सकते थे? ये जगह अग्नि विशेषता दुनिया की ऊर्जा में समृद्ध नहीं थी, है ना? समझने में असमर्थ बूढ़े आदमी को मामूली डर महसूस नहीं हुआ और इसके बजाय थोड़ा खुश महसूस हुआ, क्योंकि अग्नि आत्मा जानवर अग्नि क्रिस्टल पत्थर पैदा कर सकते थे। अग्नि क्रिस्टल पत्थर कीमती खजाने थे जिनका उपयोग कलाकृति शोधन और रसायन विद्या दोनों के लिए किया जा सकता था। दुर्भाग्य से अग्नि क्रिस्टल पत्थर केवल छायांकित सितारा पर कृषकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था जब यूयान रेड क्षेत्र खुला था। उसके सामने अग्नि आत्मा जानवरों के इतने बड़े समूह के साथ अगर वह उनमें से सभी को मार सकता था तो फसल निश्चित रूप से छोटी नहीं होगी। उत्साहित महसूस करते हुए बूढ़े आदमी ने इन अग्नि आत्मा जानवरों के साथ एक भयंकर लड़ाई में जुड़ने के लिए अपने नीली आंखें रख तोड़ से आग्रह किया। जल्द ही बूढ़े आदमी ने खोज की कि कुछ गलत था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने अग्नि आत्मा जानवरों को मारा, उसे एक भी अग्नि क्रिस्टल पत्थर नहीं मिल सका। इन अग्नि आत्मा जानवरों के शरीर में अग्नि क्रिस्टल पत्थर बिल्कुल नहीं थे। इसके बजाय ऐसा लगता था कि उनकी एक अंतहीन धारा थी, खासकर कुछ अग्रणी अग्नि आत्मा जानवर जिनकी ताकत एक नवम कोटि राक्षस जानवर के बराबर थी, जिसने पहले से ही अपने शिष्यों को कई हताहतों का कारण बनाया था। बूढ़ा आदमी एक क्रोध में उड़ गया और तुरंत अग्नि आत्मा जानवरों को बिखेरने के लिए अपनी गुप्त तकनीक का उपयोग किया। लेकिन जल्द ही ये अग्नि आत्मा जानवर, जिनकी ताकत एक नवम कोटि राक्षस जानवर के बराबर थी, कहीं से भी दिखाई दिए जैसे कि वे अमर थे। ये स्थिति एक पंक्ति में कई बार हुई, जिससे बूढ़े आदमी को चिंतित होना पड़ा जबकि खुद से बुदबुदाया। एपिसोड नंबर 1398। अनगिनत पशु पर्वत के समूह से पूरी तरह से विपरीत दिशा में दानव रक्त मंदिर के लोगों का एक समूह एक जंगल के माध्यम से सावधानी से चल रहा था।
इस समूह का नेता, एक आदमी जो खून लाल रोशनी में लिपटा हुआ था, उसने एक अत्यंत सतर्क अभिव्यक्ति पहनी थी। हालांकि उसे अपनी दिव्य चेतना की जांच के तहत यहाँ कुछ भी अजीब नहीं मिला, फिर भी उसके पास खतरे की एक फीकी भावना थी, जैसे कि उसके चारों ओर कुछ महान खतरा था। इस जगह को ड्रैगन गुफा पर्वत का दायां पक्ष माना जाना चाहिए और अपने केंद्र से बहुत दूर नहीं था। आखिरकार ड्रैगन गुफा पर्वत बहुत बड़ा नहीं था, बस जमीन का एक छोटा टुकड़ा था। अचानक लड़ाई की गड़गड़ाहट आवाजों के साथ दूरी में कुछ चीखें बजाईं। तुरंत बाद एक हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव दूरी से फैल गया। उसका पीछा करने वाले दानव रक्त मंदिर के लोगों के चेहरे थोड़ा बदल गए। प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र से कृषकों में से एक ने उदासीन चेहरे के साथ कहा, भाई वो आंदोलन अनगिनत पशु पर्वत से आ रहा है। ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ मिला है। इस छोटे पहाड़ को वास्तव में सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता। हाँ, हालांकि यहाँ कुछ भी गलत नहीं लगता है। सभी को दुश्मन के जाल या आत्मा सरनिया में न गिरने के लिए सावधान रहना चाहिए। वो उपनाम के कृषक ने अपना सिर मोड़ लिया और हल्के से आदेश दिया। हाँ, हो, यह क्या है? अचानक एक शिष्य ने कुछ अजीब खोज की होनी चाहिए और जिज्ञासा से पूछा, लेकिन इससे पहले कि वो उपनाम के कृषक और अन्य उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स जांच कर सके, आतंक की एक चीख बजाई। ये चीख एक अचानक अंत तक आए और एक कश के साथ खून की गंध हवा को भर गई। एस्टरस तचा एक डरावना चबाने की आवाज बजाए और वो उपनाम के कृषक और अन्य लोगों ने सदमे में घूमकर देखा कि शिष्य मूल रूप से खड़ा था। एक अजीब खून लाल 10 मीटर ऊंचा पौधा दिखाई दिया था। इस पल में ये पौधा एक लाश के चारों ओर लिपटा हुआ था और लगातार आगे बढ़ रहा था, जैसे कि यह एक मुंह था जो स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले रहा था। डरावना चबाने की आवाज इस पौधे से आई थी। हालांकि जो और भी चौंकाने वाला था वह ये था कि जैसे ही यह पौधा चबाया गया, दानव रक्त मंदिर शिष्य का शव जो दुखद रूप से मर गया था, एक गति से सिकुड़ना शुरू कर दिया, जो नग्न आंख को दिखाई देता था, जैसे कि उसकी सभी मांस और रक्तसार को सूख गया था। एक पल में यह शिष्य एक सूखी लाश बन गया था। अजीब पौधे ने मांस और रक्तसार को अवशोषित करने के बाद ये और भी लाल हो गया। इसका पूरा शरीर और भी लाल हो गया और इसकी तलवार जैसी पत्तियां एक खून जैसे लाल रोशनी के साथ चमकती थी, जिससे लोग डर में कांपते थे। एस्टरिस्क शिव, इसकी दिखने में बहुत कठिन पत्तियां वास्तव में एक पल में लंबे कोड़े की तरह नृत्य करती थी। कई दर्जन मीटर पीछे हटना, उन्होंने सीधे एक और दानव रक्त मंदिर शिष्य के चारों ओर लपेट दिया, जो जगह पर बेवकूफी से खड़ा था। शिष्य की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति ने घबराहट में चीख मारी, उसने जल्दी से एक गहरे सोने के ढाल जैसी कलाकृति को बुलाया और उसे अपने सामने रख दिया। हालांकि ये कलाकृति बहुत उच्च ग्रेड नहीं थी, यह अभी भी काफी शक्तिशाली थी। हालांकि यह एक उच्च स्तरीय कलाकृति नहीं थी, यह अभी भी एक रक्षात्मक कलाकृति थी। अपने सामने ढाल के साथ दानव रक्त मंदिर कृषक राहत की सांस लेने में मदद नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही वह पीछे हटने वाला था, उसकी आंखें अचानक उभर गई क्योंकि उसने अविश्वास में अपने सामने ढाल को घूर लिया। एस्टरिस्क त्वचा, दिखने में अतुलनीय रूप से मजबूत ढाल बस लंबी पत्ती की सभी शक्ति का विरोध नहीं कर सका और सीधे आधे में विभाजित हो गया। जैसे ही रोशनी मंद हो गई, लंबी पत्ती की गति कम नहीं हुई। एक ब्लेड या एक तलवार की तरह ये निर्दयी रूप से कृषक के निचले पेट में चढ़ गया, अपने शरीर में घुस गया, उसे लपेट लिया और जल्दी से उसे वापस खींच लिया। तुम हिम्मत करते हो, वो उपनाम के कृषक ने गर्जना की। वह बस खड़ा कैसे हो सकता था और अपने शिष्य को इस तरह के क्रूर भाग्य से पीड़ित देख सकते थे? केवल कारण वह बस अभी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, वही था कि उसके सामने का दृश्य बहुत अविश्वसनीय था। उसने पहले कभी ऐसा भयंकर और अजीब पौधा नहीं देखा था। ऐसा कहते हुए उसने अपने दाएं हाथ को फेंक दिया और पीछे हटने वाली लंबी पत्ती की ओर एक तलवार प्रकाश हमला भेज दिया। जैसे ही दो ऊर्जाएं टकराईं, चिंगारी उड़ गई और धातु को धातु के विरुद्ध रगड़ने की आवाज बजाई। लंबी पत्ती केवल थोड़ा कांपती थी और इसकी गति थोड़ा कम हो गई थी। उम्मीद के मुताबिक इसे सीधे आधे में नहीं काटा गया था। ये वास्तव में बहुत कठिन है। वो उपनाम के कृषक ने ठंडी हवा की सांस ली। हालांकि उसने बस अभी उस हमले को आकस्मिक रूप से भेज दिया था, वह अभी भी एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक था, फिर भी वह इस लंबी पत्ती के लिए कुछ भी करने में असमर्थ था। अगर वह उन्हें बताएगा तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। वो उपनाम के कृषक की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकती थी क्योंकि उसने अपनी उंगली को फेंक दिया और एक जेट ब्लैक धागा बाहर निकाला। इस काले धागे ने एक अजीब आभा को बंद कर दिया और एक फीका काला शक्ति इसके चारों ओर घूमता था। दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक। त्रिपाठी जीवप्ती ने खेती की गुप्त तकनीक की तुलना में ये सच्चा दानव रक्त धागा गुप्त तकनीक था, एक तकनीक जिसमें दानव रक्त मंदिर के लगभग सभी बुजुर्ग निपुण थे। इसमें परिवर्तनों की एक असंख्य थी, जिससे इसके विरुद्ध रक्षा करना असंभव हो गया, और इसमें शक्ति को तोड़ने का जादुई प्रभाव भी था। काला धागा चमका और लंबी पत्ती जो दानव रक्त मंदिर शिष्य को वापस खींच रही थी, वह इस दानव रक्त धागा के हमले का विरोध नहीं कर सकी और एक हल्की दरार के साथ इसे आधे में काट दिया गया। एक खंड को पीछे हटना जारी रखा, जबकि दूसरा खंड जो दानव रक्त मंदिर शिष्य को लपेट रहा था, जमीन पर गिर गया। जिसने सभी की खोपड़ी को टटोलना था वह ये था कि इस लंबी पत्ती से लाल रक्त बहना शुरू हो गया। भले ही इसे आधे में काट दिया गया था, यह जमीन पर संघर्ष करना जारी रखा जैसे कि यह जीवित था। दानव रक्त मंदिर शिष्य जो इस लंबी पत्ती में लिपटा हुआ था, वह इस भाग्य से बचने में सफल नहीं हुआ।
भले ही वो उपनाम के कृषक ने समय पर कार्य किया और उसे बचाया, जब तक सभी ने इस लंबी पत्ती को अलग करने की कोशिश की, उन्होंने पाया कि इस शिष्य के शरीर में सभी खून सूख गया था। ये चीज क्या है? वो उपनाम के कृषक का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने अजीब पौधे को घूरने के लिए अपना सिर मोड़ लिया। उसके चेहरे पर डर का एक रूप भर गया। ये सिर्फ एक तना था, क्या होगा अगर 10, 100? उसने अब इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। अगर वास्तव में ऐसी बात हुई तो आज यहाँ हर कोई सबसे अधिक संभावना से मर जाएगा। ड्रैगन गुफा पर्वत ने ऐसी चीज कहाँ पाई? क्या ये यहाँ लगाकर गलती से अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंतित नहीं था? जैसे ही उसकी भान झुक गई और उसका भाव बदसूरत हो गया, एक और प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक ने अचानक कांपते हुए आवाज में कहा, भाई वो, क्या ये थोड़ा अनुचित नहीं है? क्या वह दोषी चीज जमीन को थप्पड़ मारती रहती है? ऐसा लगता है, क्या लगता है? वो उपनाम के कृषक ने कुछ सोचा होना चाहिए और उसका भाव बदल गया। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर सके, उसके चारों ओर जमीन से अचानक सरसराहट की आवाजों की एक श्रृंखला आई और फिर दरारें एक के बाद एक दिखाई दी। फिर एक के बाद एक चीजें जो उसके सामने अजीब पौधे की तरह दिखती थी, वसंत की बारिश के बाद बांस की शूटिंग की तरह जमीन से निकलती थी। ये अजीब चीजें ऊंचाई में अलग थीं। कुछ 2 से 3 मीटर ऊंचे थे और बेहद भयानक लगते थे, जबकि अन्य ऊंचाई में आधे मीटर से कम थे। वे स्पष्ट रूप से नए थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सा था। वे सभी रंग में लाल थे, जैसे कि उन्हें खून में भिगो दिया गया था। जिसने लोगों की खोपड़ी को सुन्न कर दिया वह ये था कि इन चीजों के दिखाई देने के बाद तलवार जैसी पत्तियां थोड़ा झुकी, जैसे कि एक शिकार कुत्ते की नाक अपने शिकार की गंध सूंघ रही थी। वो उपनाम के कृषक ने तुरंत खूब पसीना आना शुरू कर दिया। सभी दानव रक्त मंदिर शिष्य भी जगह पर स्तब्ध थे। उनमें से किसी ने भी चलने की हिम्मत नहीं की। बस अभी सभी ने अपनी आंखों से इन अजीब पौधों की भयानक शक्ति को देखा था। उनके 2 भाइयों को मौके पर दुखद रूप से मरने से पहले लड़ने का मौका भी नहीं मिला था। अब इतने सारे उनमें से अचानक जमीन से दिखाई देने और उन्हें घेरने के साथ कौन जल्दबाजी में कार्य करने और आत्महत्या करने की हिम्मत करेगा? हालांकि सिर्फ इसलिए कि वे नहीं चले, इसका मतलब यह नहीं था कि ये अजीब पौधे समान थे। एक पल के लिए थोड़ा झुकने के बाद विभिन्न लंबाइयों की पत्तियां अचानक तीर की तरह सभी दिशाओं में बाहर निकल गईं। उनमें से प्रत्येक ने सटीक रूप से एक दानव रक्त मंदिर शिष्य पर ताला लगाया था। चकमा दो, वो उपनाम के आदमी ने चिल्लाया क्योंकि उसने अपने संत शक्ति को किनारे पर धकेल दिया और अपने हाथ में दानव रक्त धागा के साथ बाहर निकल गया, सीधे एक पत्ती को आधे में काट दिया। उसी समय उसकी आकृति झिलमिलाहट करती थी और वह वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था, किनारे पर चकमा देते हुए। हालांकि हर किसी के पास उसके समान ताकत नहीं थी। संत राजा क्षेत्र कृषक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। हमलों की पहली लहर में ही 5 या 6 संत राजा क्षेत्र कृषक मौके पर दुखद रूप से मर गए। उनका खून जमीन पर फैल गया, लेकिन थोड़ी देर बाद गायब हो गया, जैसे कि फैलाया गया खून भी इन अजीब पौधों द्वारा अवशोषित हो गया था। इस खून को अवशोषित करने के बाद ये अजीब पौधे अधिक से अधिक हिंसक हो गए। उनकी पत्तियां जंगली रूप से नृत्य करती थी, सीधे आसपास के 1000 मीटर क्षेत्र को एक खूनी हत्या क्षेत्र में बदल दिया। चीखों की एक श्रृंखला के साथ एक के बाद एक कृषक गिर गया, मौके पर मर गया। वो उपनाम के कृषक चौंक गए और गुस्से में थे, लेकिन साथ ही उन्होंने असहाय महसूस किया। हालांकि वह इन पत्तियों से डरता नहीं था। अपनी ताकत के साथ इतने सारे लोगों को बचाना एक कल्पना थी। ड्रैगन गुफा पर्वत के ऊपर शून्य में कहीं त्रिपाठी जीवप्ती और यांगियान चुपचाप खड़े थे, समग्र स्थिति को देखते हुए। जिस कारण से वे दोनों सुरक्षित रूप से यहाँ खड़े होने में सक्षम थे, बिना किसी के द्वारा खोजे गए थे, वह यांगियान के लबादेक जैसी कलाकृति के कारण था। इस कलाकृति में किसी के शरीर को छिपाने के लिए उपयोग किए जाने पर एक चमत्कारी प्रभाव पड़ा था। निश्चित रूप से यह आवश्यक रूप से एक तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक की पहचान से छिपाने में सक्षम नहीं था, लेकिन ड्रैगन गुफा पर्वत के आसपास सबसे करीबी तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक 50 किलोमीटर दूर था। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी दिव्य चेतना कितनी शक्तिशाली थी, वे अपनी छद्मवेश के माध्यम से देखने में सक्षम नहीं होंगे। रक्त तलवार घास वास्तव में इस तरह के पैमाने तक बढ़ गई है। त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्य हुआ। अजीब क्रिम्सन पौधा जो दानव रक्त मंदिर समूह का सामना करते थे, वह स्पष्ट रूप से रक्त तलवार घास था जिसे वह ल्यूयान के रेगिस्तान से वापस लाया था। उस समय उसने केवल एकल बीज प्राप्त किया था और इसे लगाने के बाद उसने इस पर सोने के खून की एक बूंद भी टपका दी थी। तब से त्रिपाठी जीवप्ती ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब यह रक्त तलवार घास ने उसे एक सुखद आश्चर्य दिया था। इस चीज में बहुत मजबूत विकास क्षमता है। जब तक पर्याप्त रक्त और भोजन होता है, यह अनिश्चित काल तक बढ़ सकता है। इसने अतीत में छायांकित सितारा के लिए बहुत परेशानी भी पैदा की है। यान ने फीका रूप से समझाया, लेकिन उसकी सुंदर आंखों में संदेह का एक निशान चमकता था। लेकिन इसे इतनी तेजी से नहीं बढ़ना चाहिए था। हमने इन पिछले कुछ वर्षों में इसे ज्यादा रक्त और भोजन प्रदान नहीं किया है, जो काफी अजीब है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सुगंधित किया और गुप्त रूप से अनुमान लगाया कि यह सोने के खून की बूंद से संबंधित था जिसे उसने टपका दिया था, लेकिन उसने इसे इंगित नहीं किया और इसके बजाय जिज्ञासा से पूछा, लेकिन क्या केवल एक रक्त तलवार घास नहीं है? अब इतने सारे कैसे आए हैं? इसकी जीवन शक्ति कठोर है। जब तक एकल मात्र पौधा होता है, यह अनगिनत बाल पौधों में विभाजित हो सकता है।
इसमें इतना अजीब क्या है? तो ये कैसे है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्के से सिर हिलाया, इससे पहले कि दूसरी ओर अनगिनत पशु पर्वत समूह पर झुकाव होता जो अभी भी अग्नि आत्मा जानवर के साथ एक भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे, और मुस्कुराया। पुनर्गठन, कुत्ते को हराने का समय आ गया है। एपिसोड नंबर 1399। यांग यान उसे ये कहने का इंतजार कर रही थी और बिना किसी झिझक के अपने अंतरिक्ष वलय से तुरंत एक आत्मा सरणी निकाल दी। यह आत्मा सरणी उससे मिलती जुलती थी जो वो ही उपयोग कर रही थी, सोने और चांदी के रंग में, लेकिन आकार में थोड़ा छोटा था। हालांकि यह छोटा था, लेकिन ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरणी को नियंत्रित करने में उसे कोई समस्या नहीं थी। इसमें संत शक्ति के कुछ तारों को डालते हुए आत्मा सरणी से तुरंत एक भनभनाहट की आवाज बजाए और तुरंत बाद सोने और चांदी के रंग अपने केंद्र की ओर अभिसरण करते थे और जल्द ही एक में विलय हो गए। उसी समय ड्रैगन गुफा पर्वत, जो मूल रूप से एक नज़र में स्पष्ट था, एक बार फिर बादलों से अस्पष्ट हो गया, क्योंकि पर्वत रक्षा सरणी एक बार फिर झिलमिलाहट करती थी और पूरे पहाड़ को ढक लेती थी। मैं पहले वापस जाऊंगा, वो ही आत्मा सरणी को नियंत्रित करने में बहुत निपुण नहीं है, यांग यान ने कहा। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। यांग यान ने तुरंत नीचे दौड़ लगाई। जैसे ही वह चली गई, त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति तुरंत सामने आ गई, एक ऐसा दृश्य जिसने इस जगह को घूरने वाले सभी मास्टर्स को चौंका दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने ठंडक से अपनी आंखों को चारों ओर झुका दिया। हालांकि वह किसी को नहीं देख सका, वह जानता था कि ड्रैगन गुफा पर्वत ने इस पल में बहुत सारे मास्टर्स का ध्यान आकर्षित किया था। इनमें से अधिकांश लोग यहाँ केवल मजे देखने के लिए थे, जबकि केवल कुछ का ड्रैगन गुफा पर्वत की घेराबंदी से कोई लेना देना था। सार्थक रूप से ठोकर मारते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति झिलमिलाहट करती थी और ड्रैगन गुफा पर्वत में दौड़ पड़ी। ये छोटा हरामजादा, उसने पर्वत रक्षा सरणी को फिर से खोला। क्या वह उन सभी लोगों को एक ही झटके में मिटाना चाहता है? स्वर्गीय भाग्य शहर के अंदर फेई जीतू भ्रमित लगता था। कियान टोंग भी भ्रमित था, उसकी भूख इतनी बड़ी नहीं है ना? वे दोनों एक दूसरे को निराशा में देखते थे, यह नहीं जानते थे कि उनके सामने के दृश्य को कैसे समझाया जाए। दूसरी ओर जिनशी और बूढ़ी औरत फैंग को भी संदेह था, लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थों पर भरोसा था, इसलिए उन्हें चिंता करने के लिए कुछ भी नहीं था। दूसरी ओर फैंग यान, जो बूढ़ी औरत फैंग का समर्थन कर रही थी, उसके चेहरे पर एक अजीब रूप था, क्योंकि उसने बहुत रुचि के साथ ड्रैगन गुफा पर्वत की ओर घूर लिया था। वह जानना चाहती थी कि इस लड़ाई का अंतिम परिणाम क्या होगा। आप स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते हैं। रंगीन कांच पंथ के पक्ष में महल के वस्त्रों में एक सुंदर युवा महिला ने धीरे से अपना सिर हिलाया। निराशा की एक नज़र उसकी आंखों में चमकती थी। मूल रूप से जब उसने ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरनिया को देखा, तो उसके पास उनके लिए सम्मान का एक पूरा नया स्तर था, लेकिन एक छोटा फायदा हासिल करने के बाद ड्रैगन गुफा पर्वत इतना अभिमानी हो गया कि उन्होंने उनमें से सभी को मिटाने के प्रयास में अपनी पर्वत रक्षा सरणी को फिर से खोला था। ये वास्तव में निराशाजनक था। एक पूर्ण लाभ के बिना गठन खोलना एक जार में एक कछुए को पकड़ने की तरह नहीं था, लेकिन किसी के अपने अस्तित्व के रास्ते को काटना। युवा महिला के पीछे दो महिलाएं खड़ी थीं। उनमें से एक के चेहरे पर खुशी और खुशी का एक रूप था, जबकि दूसरी के चेहरे पर एक चिंतित रूप था। उसका सुंदर चेहरा पीला था। ये दोनों महिलाएं लगभग एक ही उम्र की थीं और इसी तरह के आंकड़े थे, लेकिन उनकी दिखावट दुनिया से अलग थी। एक लुभावना और आकर्षक था, जबकि दूसरा बेहद बदसूरत था। ये दोनों रंगीन कांच पंथ की यिनसू डाई और डाई युआन थीं। युवा महिला जो पहले बोली थी, वह रंगीन कांच पंथ के पंथ मास्टर बोन गाओ फू और यिनसू डाई की मास्टर की बेटी थी। माननीय मास्टर, आप इस बार ड्रैगन गुफा पर्वत के भाग्य के बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि यिनसू डाई अपने माननीय मास्टर से सलाह मांग रही थी, उसकी सुंदर आंखें वास्तव में डाई युआन की ओर देख रही थी। उसने एक बार त्रिपाठी जीवक्ति के हाथों में एक बड़ा नुकसान उठाया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसे हड्डी से नफरत की थी। अब जब उसने ड्रैगन गुफा पर्वत का भाग्य देखा, तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थी, खासकर जब उसने डाई युआन को ड्रैगन गुफा पर्वत की चिंता करते देखा। आप इतनी स्पष्ट बात के बारे में मुझसे पूछने की परेशानी क्यों करते हैं? बोन गाओ फू ने ठंडक से झूठा कहा। माननीय मास्टर, का मतलब है कि ड्रैगन गुफा पर्वत इस बाधा को दूर करने में सक्षम नहीं होगा। यिनसू डाई गिगलिड, बहुत शुरुआत से ड्रैगन गुफा पर्वत में शामिल लोगों का फैसला गलत था। बोन गाओ फू ने धीरे से अपना सिर हिलाया, सीधे जवाब नहीं देते हुए। इस तरह के छोटे पहाड़ की ताकत के साथ अनगिनत पशु पर्वत और दानव रक्त मंदिर जैसे विशाल जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से एक अंडे के साथ एक पत्थर को मारने के समान है। यहाँ तक कि अगर इस छोटे पहाड़ में कई आत्मा सरनियां हैं और वे जीतने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हैं, तो क्या होगा? जिनशी और बूढ़ी औरत फैंग अभी भी यहाँ हैं। क्या वे बस खड़े होंगे और ड्रैगन गुफा पर्वत को भटकते देखेंगे? अगर वे कार्रवाई करते हैं, तो उनके पास अंक में जमा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो ये कैसे है? यिनसू डाई ने ज्ञान का एक रूप दिखाया, क्योंकि उसने डाई युआन पर गर्व से झुका, लेकिन बाद वाले ने बस अपने लाल होंठ को काट लिया और चुप रहा। एक हंसी के साथ यिनसू डाई ने जारी रखा, माननीय मास्टर, का मतलब है कि अगर ड्रैगन गुफा पर्वत जानता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, तो उन्हें अनगिनत पशु पर्वत और दानव रक्त मंदिर को उकसाना नहीं चाहिए। बोन गाओ फू ने न तो इसे स्वीकार किया और न ही इनकार किया, बस आराम से कहा, यह दुनिया का तरीका है, जिसका मुट्ठी बड़ा होता है वह बोल सकता है।
लेकिन माननीय मास्टर, अगर वरिष्ठ जिनशी और वरिष्ठ फेंग वास्तव में कार्रवाई करते हैं तो छाया चंद्रमा भवन निष्क्रिय रूप से नहीं बैठेगा और एल्डर कियानटोंग निश्चित रूप से निष्क्रिय रूप से खड़ा नहीं होगा। दाई युआन ने अचानक एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बीच बीच में कहा। छाया चंद्रमा भवन। गोंग आओफू ने दाई युआन पर फीका रूप से झुका और हंसता था। भले ही, इसका क्या? जिनशी और बूढ़ी औरत फेंग के साधनों के साथ अगर वे ड्रैगन गुफा पर्वत से निपटना चाहते हैं तो इसमें केवल कुछ सांसों का समय लगेगा। यहाँ तक कि अगर कियानटोंग कार्रवाई करता है तो कौन संभवतः उन्हें रोक सकता है जब तक वे मर जाते हैं? क्या आप सोचते हैं कि छाया चंद्रमा भवन मृत लोगों के एक समूह पर अनगिनत पशु पर्वत और दानव रक्त मंदिर के साथ दुश्मन बन जाएगा? दाई युआन ने यह सुना और उसका निविदा शरीर कांप गया। गोंग आओफू ने झुका और उसे संदेह के साथ देखा। युआन एक, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? दाई युआन जवाब देने से पहले यिनसू दाई ने हंसते हुए कहा, माननीय मास्टर, वरिष्ठ बहन सिर्फ ड्रैगन गुफा पर्वत के बारे में चिंतित है, उसके अस्वस्थ महसूस करने का कोई कारण नहीं है। आप ड्रैगन गुफा पर्वत के बारे में क्यों चिंतित हैं? गोंग आओफू ने दाई युआन को उलझन में देखा और पूछा, क्या आप वहाँ के लोगों को जानते हैं? माननीय मास्टर, क्या आप भूल गए हैं? क्या कुछ समय पहले वरिष्ठ बहन से मिलने के लिए पंथ में 2 लोग नहीं आए थे? स्वाभाविक रूप से मुझे वही याद है। जो आए थे वे एक आदमी और एक महिला थे, है ना? क्या ये हो सकता है कि आदमी और महिला हैं? गोंग आओफू ने अचानक कुछ महसूस किया, जैसे कि उसने कुछ सोचा होगा। हाँ, आदमी को त्रिपाठी जीवक्ति कहा जाता है और महिला को यांगज्वाला कहा जाता है। वे ड्रैगन गुफा पर्वत के प्रभारी लोग हैं और वरिष्ठ बहन के साथ बहुत अच्छा संबंध रखते हैं। यिनसू दाई ने मुस्कान के साथ जवाब दिया। गोंग आओफू ने झुका और दाई युआन की ओर रुख किया और पूछा, युआन एक, क्या वह सच है? हाँ, दाई युआन ने भारी रूप से सिर हिलाया। ओह, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने चिंतित लगते हैं, लेकिन भले ही आप चिंतित हो, आपको खुद पर आग नहीं खींचने के लिए याद रखना चाहिए। इस बार अगर ड्रैगन गुफा पर्वत हार जाता है तो ये ठीक होगा, लेकिन अगर यह जीत जाता है तो इसे हल करना इतना आसान नहीं होगा। जब समय आता है तो इसमें कई महान ताकतों को शामिल किया जा सकता है, इसलिए मेरे रंगीन कांच पंथ को इन कीचड़ भरे पानी में नहीं चलना चाहिए। लेकिन माननीय मास्टर, जूनियर भाई यांग ने मेरी जान बचाई, दाई युआन ने उत्सुकता से कहा। तो क्या? गोंग आओफू ने उसे घूर लिया। बस उसके आचरण की शैली को देखो और आप बता सकते हैं कि वह एक दिमागहीन व्यक्ति है जो केवल डींगे मारना जानता है। ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती न करना सबसे अच्छा है, अन्यथा जल्द या बाद में आपको नुकसान होगा। सू दाई, हाँ माननीय मास्टर, यिनसू दाई ने जल्दी से जवाब दिया। आपकी वरिष्ठ बहन खराब मूड में है, इसलिए उसका ठीक से साथ दें और सुनिश्चित करें कि वह कुछ भी बेवकूफ़ न करे। हाँ, यिनसू दाई ने अपनी आंखें उठाई और अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ दाई युआन को देखा। इंसानों और जानवरों के लिए हानिरहित लग रहा था, लेकिन उसके दिल में वह बहुत खुश थी। माननीय मास्टर का मतलब बहुत स्पष्ट था, वह अपनी वरिष्ठ बहन की निगरानी करनी थी और उसे इस मामले में भाग लेने के लिए ड्रैगन गुफा पर्वत पर नहीं जाने देना था। दाई युआन की उत्सुक लेकिन असहाय अभिव्यक्ति को देखकर यिनसू दाई को अधिक खुश महसूस हुआ अगर उसने अभी कुछ लाखों संत क्रिस्टल उठाए थे। हालांकि उसकी खेती अब प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र तक पहुंच गई थी, जो दाई युआन से अधिक थी। दाई युआन द्वारा खेती की गई गुप्त कला के कारण वह पंथ में एक अपरिहार्य प्रतिभा थी, इसलिए यिनसू दाई अभी भी अपने दिल में असहज महसूस करती थी। उसने सपना देखा कि एक दिन वह दाई युआन को रंगीन कांच पंथ से बाहर निकालने और अकेले अपने माननीय मास्टर के पक्ष का आनंद लेने में सक्षम होगी। ड्रैगन गुफा पर्वत के अंदर निंगजियांग चेन ने अपने सामने दुश्मन को घूर कर देखा, जिसकी खेती उसके समान थी जैसे कि वह एक सपने में था। उसके सामने दुश्मन में इस पल में कोई जीवन शक्ति नहीं थी और उसके शरीर पर कोई अतिरिक्त घाव नहीं थे, केवल उसकी छाती में एक उंगली आकार का छेद था जिससे चमकीला लाल रक्त बाहर निकल रहा था। कहने की जरूरत नहीं है, इस दुश्मन को उसके द्वारा मारा गया था। हालांकि जिस आसानी से उसने इस पराक्रम को पूरा किया था वह निंगजियांग चेन के लिए बस अविश्वसनीय था। अगर यह उसकी अपनी खेती के लिए नहीं था तो उसने सोचा होगा कि वह पहले से ही तृतीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र की चोटी के माध्यम से टूट गया था। जब वह बस अभी इस दुश्मन का सामना कर रहा था तो निंगजियांग चेन ने केवल अपनी छोटी तलवार कलाकृति को बुलाया था और आधे कप चाय के मूल्य के समय के लिए लड़ाई लड़ी थी। मूल रूप से वह एक कमजोरी को प्रकट करना चाहता था ताकि वह उस हत्याब्लो को जारी कर सके जिसे वह लंबे समय से तैयार कर रहा था, लेकिन वह कैसे उम्मीद कर सकता था कि उसका दुश्मन अपनी छोटी तलवार कलाकृति का विरोध करने में असमर्थ होगा और सीधे छेद कर दिया जाएगा और मौके पर मार दिया जाएगा। क्या ये वास्तव में एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर है? यह महसूस क्यों हुआ कि यह एक संत राजा को मौत के लिए चुटकी देने से अलग नहीं था। इसके अलावा ये पहले से ही दूसरा उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर था जिसे निंगजियांग चेन ने मारा था। अतीत में जब वह समान खेती के विरोधियों का सामना करता था, जब उसने लड़ाई नहीं की थी जब तक आकाश अंधेरा नहीं हो गया और पृथ्वी अंधेरा नहीं हो गई। लड़ाई 2 घंटे से कम समय तक चली थी। निंगजियांग चेन को याद आया कि सबसे लंबा उन्होंने कभी लड़ाई लड़ी थी वह 14 या 15 घंटे था। अंत में वे दोनों थके हुए थे और अपनी संत शक्ति से थक गए थे, इसलिए उन्होंने रुकने से पहले एक और दिन लड़ने के लिए सहमत थे। लेकिन अब उसने एक कप चाय के मूल्य के समय से भी कम समय में एक ही क्षेत्र में 2 विरोधियों को मार दिया था।
उसके दुश्मन की आंखें चौड़ी खुली थी, जैसे कि उन्होंने मरने से पहले कुछ अविश्वसनीय देखा होगा। हालांकि निंग जियांगचेन को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि उसके दुश्मन के साथ क्या गलत था और वे इतना असामान्य रूप से क्यों कार्य कर रहे थे। वह जानता था कि निश्चित रूप से यहाँ कुछ गहरा रहस्य छिपा हुआ था जिसने उसे इतनी आसानी से उन्हें मारने की अनुमति दी थी। ये छिपा रहस्य आत्मा सरनी से कुछ लेना देना चाहिए। एक पंक्ति में 2 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स का सामना करने के बाद निंग जियांगचेन यह बताने में सक्षम था कि इन 2 उत्पत्ति क्षेत्र मास्टर्स ने उसके साथ लड़ने के दौरान अपने हाथों और पैरों को बांधा था। उनके शरीरों में संघ शक्ति सुचारू रूप से नहीं बह रही थी, जैसे कि इसे कुछ अदृश्य बल द्वारा दबाया जा रहा था। इससे भी अधिक, ये 2 उत्पत्ति क्षेत्र मास्टर्स अक्सर अस्पष्ट रूप से बाहर निकलते थे, जैसे कि वे कुछ भयानक देख रहे थे। कभी कभी ये 2 उत्पत्ति क्षेत्र मास्टर्स खाली जगह की ओर हमले शुरू करेंगे। निंग जियांगचेन कई वर्षों तक जीवित रहा था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इस तरह के हास्यास्पद दृश्य का सामना किया था, जिससे ड्रैगन गुफा पर्वत के अपने मूल्यांकन को दूसरे स्तर तक बढ़ाना पड़ा। एक आत्मा सरनी जो एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर को लड़ाई में बार बार गलतियां करने का कारण बन सकती थी और यहाँ तक कि अपनी खेती में बाधा डाले बिना दुश्मन की खेती को दबा सकती थी, वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे एक साधारण सरनी मास्टर व्यवस्थित कर सकता था। चांग क्यूई और हावेन के चेहरों पर अथाह मुस्कुराहट को याद करते हुए निंग जियांगचेन को अचानक समझ आया कि वे इतने शक्तिशाली दुश्मन के सामने इतने शांत क्यों थे। शायद उसने वास्तव में इस बार एक बेहद बुद्धिमान फैसला किया था। ऐसा सोचते हुए निंग जियांगचेन ने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी छोटी तलवार को वापस बुलाया। इससे पहले कि आगे बढ़ना जारी रखा, उसका भाव उदासीन था। अब उसकी पिछली बेचैनी या चिंता नहीं दिखा रहा था। उसे यह पता लगाने की जरूरत नहीं थी कि यह आत्मा सरनी कितनी रहस्यमय थी। वह केवल जानता था कि हमेशा दुश्मन होंगे जो उसके सामने दिखाई देंगे, जिससे उसे उनका वध करने की अनुमति मिलेगी। एपिसोड नंबर 1400। चांग क्यूई और हावेन की स्थिति लगभग निंग जियांगचेन के समान थी, लेकिन उनमें से 2 लंबे समय से ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरनी की खूबसूरती और आतंक के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने इंतजार करने के लिए एक स्थिति चुनी थी। समय समय पर कुछ दुश्मन स्पष्ट रूप से उनके सामने दिखाई देंगे और उनके द्वारा मारे जाएंगे। यांगज्वाला आत्मा सरनी पर अध्यक्षता करने के लिए ड्रैगन गुफा पर्वत पर लौट आई थी, दुश्मनों को विभाजित करने के लिए आत्मा सरनी की शक्ति का उपयोग करते हुए, और उन्हें एक एक करके चांग क्यूई और हावेन के पास ले जाते थे जो उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे चांग क्यूई और हावेन की अभिव्यक्ति निंग जियांगचेन की तुलना में बहुत अधिक आराम से थी। कहने की जरूरत नहीं है, संत राजाओं की खेती पर्याप्त नहीं थी और आत्मा सरनी में गिरने के बाद उनकी संत शक्ति के परिसंचरण को दबा दिया गया था, इसलिए वे चांग क्यूई और हावेन के खिलाफ 3 सांसों के समय से अधिक नहीं रह सके। यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र में प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक भी संघर्ष के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक के बाद एक दुश्मन इन दोनों के पैरों पर गिर गया। कसी परिवार, समुद्र हृदय पंथ और प्रवाहित में एक घाटी से कृषकों की संख्या तेजी से कम हो रही थी, जिससे सभी को असहज महसूस हो रहा था। समय समय पर चीखें उनके कानों में बजाई जाती थी, जिससे ये जगह एक असुर के डोमेन की तरह लगती थी, जिससे वे डर से कांपते थे। उन सभी ने कामना की थी कि वे पहले स्थान पर यहाँ कभी नहीं आए होंगे। गुप्त रूप से अपने दिमाग को बनाते थे कि अगर वे इस बार बच सकते हैं तो वे कभी भी ड्रैगन गुफा पर्वत पर वापस नहीं आएंगे। तसीली को कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन उसने कई संत राजाओं को एक ब्रह्म सरनी में नेतृत्व किया था और कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितनी कड़ी कोशिश की, वह बच नहीं सका, जिससे वह एक गर्म कड़ाही पर चींटियों के रूप में चिंतित हो गया, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ था। यांगज्वाला द्वारा व्यवस्थित आत्मा सरनी छायांकित सितारा पर किसी भी कृषक के क्षेत्र के भीतर नहीं था, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उन्हें फंसाने के लिए केक का एक टुकड़ा था। ड्रैगन गुफा पर्वत के बाईं ओर अनगिनत पशु पर्वत से बूढ़ा आदमी अपने कई शिष्यों का नेतृत्व कर रहा था। एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने आखिरकार अनगिनत अग्नि आत्मा जानवरों की घेराबंदी से बाहर निकल गए और ड्रैगन गुफा पर्वत के पेट तक पहुंच गए। बहुत दूर नहीं, उत्तम इमारतों और बड़े खुले स्थानों को देखते हुए 10,000 पशु पर्वत के बचे हुए इतने उत्साहित थे कि उनके शरीर कांपते थे। अपनी पूरी ताकत को बढ़ावा देते हुए वे दौड़ पड़े। एक छोटी देर बाद सभी आखिरकार एक सुरक्षित जगह पर आ गए और उन्होंने अपने दिलों में लटकते डर के साथ पीछे देखा। उन्होंने देखा कि अक्षय अग्नि आत्मा जानवरों ने एक निश्चित सीमा छोड़ने के बाद उनका पीछा नहीं किया और वे सभी दूर हो गए और वे राहत की सांस लेने में मदद नहीं कर सके। बूढ़ा आदमी नीली आंखों वाले रक्तटोट पर चढ़ गया। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखों ने चारों ओर झाड़ू लगाया और जब उसने पाया कि केवल 7 या 8 लोग आपदा से बच गए थे और उसके किनारे से बारीकी से पीछा कर रहे थे, तो उसका दिल मदद नहीं कर सका लेकिन ठंडा हो गया। इससे पहले उसके किनारे में 30 से 40 लोग थे, लेकिन अब केवल इतने कम बाएं थे। यहाँ तक कि ये 7 या 8 लोग सभी घायल थे। उनमें से केवल 2 प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक थे, जबकि बाकी सभी संत राजा थे। ये ड्रैगन गुफा पर्वत किस तरह का अस्तित्व था? उसने केवल एक परीक्षण पार किया था। उसने पहले से ही इतने सारे लोगों को खो दिया था। आगे किस तरह का खतरा उसका इंतजार कर रहा था? इस विचार को ध्यान में रखते हुए बूढ़े आदमी का दिल धड़कता था और वह पीछे हटने की इच्छा महसूस करने में मदद नहीं कर सका। हालांकि उनके लिए वापस जाने का रास्ता असंभव था। उस समय वे अनिवार्य रूप से अग्नि आत्मा जानवरों की घेराबंदी में गिर जाएंगे। केवल एक चीज जो वे अब कर सकते थे वह सरगना को पकड़ना था।
बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें संकीर्ण कर दी और गुफा की ओर देखा जहां उसने कई कृषकों की आभा को महसूस किया था। क्रूरता का एक निशान उसकी आंखों में चमकता था, लेकिन एक तेज नजर के बाद बूढ़े आदमी के चेहरे पर सदमे और गुस्से का एक रूप दिखाई दिया, क्योंकि उसके सामने बहुत दूर नहीं था एक मजबूत युवक वहां खड़ा था जिसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, क्योंकि उसने उन्हें ठंडक से घूर लिया था। चाहे दूसरी पार्टी वहां रही हो या अचानक दिखाई दी हो, बूढ़े आदमी को कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन उसने स्वाभाविक रूप से इस व्यक्ति को पहचाना था। ये ड्रैगन गुफा पर्वत के मालिक के अलावा और कोई नहीं था। ये त्रिपाठी जीवक्ति था जिसने नीला सोना नीलामी में खरीदा था। ये युवक खुफिया रिपोर्ट में विवरण से अलग नहीं था, बस एक तुच्छ तृतीय कोटि संत राजा। जिसने बूढ़े आदमी को और भी खुश किया वह ये था कि दूसरी पार्टी केवल एक व्यक्ति थी, फिर भी वह खुलेआम अपने रास्ते को अवरुद्ध कर रहा था, जैसे कि एक रथ को रोकने की कोशिश कर रहा एक टिड्डी था। किसी को पता होना चाहिए कि भले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था, फिर भी उनके पास 3 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स और 4 या 5 संत राजा बचे थे। इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए, वह एक द्वितीय कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक था, इसलिए उसे पकड़ना एक समस्या नहीं होनी चाहिए। केवल एक चीज जिसके बारे में उसे चिंता करने की जरूरत थी वह ये था कि क्या दूसरी पार्टी कुछ साजिश कर रही थी। इस सब पर विचार करते हुए बूढ़े आदमी ने गुस्से से चिल्लाया, छोटे हरामजादे, तुम मेरे अनगिनत पशु पर्वत का दुश्मन बनाने की हिम्मत करते हो। आज मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम बिना दफन के मर जाओगे। बेशर्म डीन, त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीन रूप से हंसते हुए कहा, अब जब तुम मेरे ड्रैगन गुफा पर्वत में प्रवेश कर चुके हो, चाहे तुम जीवित रहते हो या मर जाते हो, यह अब तुम पर निर्भर नहीं करता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने दूसरी पार्टी से कुछ और कहने की परेशानी नहीं की, बस धीरे से चिल्लाया, यान ज्वाला। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आसपास का दृश्य अचानक बदल गया। मूल उत्तम मंडप विकृतियों और परिवर्तनों की एक श्रृंखला में गायब हो गए और उन्हें एक असीम हरे घास के मैदान से बदल दिया गया। एक ब्रह्म सरनी, बूढ़े आदमी का रंग थोड़ा बदल गया। कभी उम्मीद नहीं थी कि ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरनी वास्तव में ऐसी जगह पर व्यवस्थित होगी। तार्किक रूप से बोलते हुए, एक महान बल का मुख्यालय परिधि पर आत्मा सरनिया से घिरा होगा और आत्मा सरनी की सबसे भीतरी परत और भी शक्तिशाली होगी, लेकिन केंद्रीय खुले स्थान जैसे स्थानों में आमतौर पर कोई ऐसी आत्मा सरनिया नहीं थी। आखिरकार जो कृषक यहाँ रहता था उसे घूमने के लिए जगह की जरूरत थी, तो क्या होगा अगर उनके शिष्यों में से एक ने गलती से इन आत्मा सरनिया में से एक को ट्रिगर कर दिया। यह इस कारण से था कि बूढ़ा आदमी और अन्य खुशी से दौड़ पड़े थे जब उन्होंने बस अभी इस खुले स्थान को देखा था। वे कैसे जानते थे कि यह मानव सुरक्षित पगाह वास्तव में एक आत्मा सरनी होगी। ड्रैगन गुफा पर्वत बस एक छोटा पहाड़ था, इसलिए इतने सारे आत्मा सरनियां और आत्मा सरनियां होना समझ में नहीं आया। यह ऐसा था जैसे एक महान दुश्मन किसी भी पल हमला करेगा। क्या वे पहले से ही जानते थे कि ये दिन आएगा? बूढ़ा आदमी यान ज्वाला के विचारों को कैसे समझ सका? जिस कारण से ड्रैगन गुफा पर्वत में इतने सारे आत्मा सरनियां और आत्मा सरनियां थे, वह इसलिए था क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती अपने दिमाग में छिपे हुए आत्मा सरनियां और कलाकृति शोधन के ज्ञान को जागृत करना चाहता था। केवल लगातार आत्मा सरनियां व्यवस्थित करके ही यान इन आत्मा सरनियां के बारे में अधिक जानने में सक्षम होगा। संक्षेप में, ड्रैगन गुफा पर्वत की आत्मा सरनियां को सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता था। ब्रह्मसरणी में गिरने के बाद बूढ़ा आदमी घबराया नहीं, क्योंकि उसकी ताकत कमजोर नहीं थी। इसके बजाय उसने बस जंगली रूप से मुस्कुराया, एक तुच्छ ब्रह्मसरणी के साथ इस बूढ़े मास्टर को मारने की कोशिश कर रहा है। तुम मुझे बहुत कम देख रहे हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारने के लिए एक ब्रह्मसरणी का उपयोग करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती रहस्यमय रूप से मुस्कुराया। फिर तुम क्या करना चाहते हो? अगर आपके पास कोई साधन है तो वापस न रुके। बूढ़ा आदमी गर्व से मुस्कुराया, आज ये बूढ़ा मास्टर आपको आपके और मेरे बीच के अंतर को दिखाएगा। अच्छा, चिंता न करें, मैं तुरंत वापस आऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया और ऐसा कहने के बाद उसकी आकृति जल्दी से फीका पड़ गई और बूढ़े आदमी के दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। भागना चाहते हैं? बूढ़ा आदमी एक नाराजगी में उड़ गया और अपनी दिव्य चेतना की एक लहर के साथ उसने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर रोशनी की एक स्कारलेट बीम भेज दी। हालांकि उसकी क्रियाएं बहुत धीमी थी और त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति फैल गई। उसके बाद स्कारलेट बीम ऑफ लाइट थी। बूढ़े आदमी का चेहरा चरम तक उदासीन हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में भागने में सफल रहा। ये ब्रह्मसरणी सरल नहीं है। दूसरी पार्टी अपने दृष्टि के क्षेत्र और दिव्य चेतना से भागने में कैसे सफल रही? बूढ़े आदमी के पास इसके बारे में कोई सुराग नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही थी? अचानक एक विचार बूढ़े आदमी के दिमाग में चमकता था और उसने अपना सिर चारों ओर देखने के लिए मोड़ लिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। 2 उत्पत्ति वापसी क्षेत्र मास्टर्स और 4 या 5 संत राजा जो मूल रूप से उसके साथ थे, वे सभी इस पल में गायब हो गए थे, जैसे कि वह अकेला ही इस ब्रह्मसरणी से फंसा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने बस अभी क्या कहा था? बूढ़े आदमी को तुरंत समझ आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा था। चौंकाने और गुस्से में महसूस करते हुए बूढ़े आदमी ने एक हिस्टेरिकल दहाड़ दी, क्योंकि उसने एक एकल हाथ कुल्हाड़ी निकाली, उसमें अपनी संग शक्ति डाली और इस भ्रम से मुक्त होने के प्रयास में शून्य की ओर काट दिया। उसने पहले कभी आत्मा सरनिया में काम नहीं किया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह नहीं जानता था कि इस ब्रह्मसरणी को कैसे तोड़ा जाए, इसलिए वह केवल सबसे कच्ची संभव विधि का उपयोग कर सकता था।
इस एकल हाथ कुल्हाड़ी कलाकृति का ग्रेड निश्चित रूप से कम नहीं था, सबसे अधिक संभावना एक उत्पत्ति ग्रेड मध्य रैंक कलाकृति थी। हालांकि छायांकित सितारा के कलाकृति शोधक ऐसी कलाकृतियों को परिष्कृत करने में असमर्थ थे, फिर भी उन्हें प्राचीन खंडहरों से प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए भले ही वे दुर्लभ थे, उन्हें खोजना असंभव नहीं था। कुल्हाड़ी में अपनी संग शक्ति डालने के बाद कई दर्जन मीटर की लंबाई की एक विशाल पिच ब्लैक बीम ऑफ लाइट से बाहर निकल गई और एक जोर से भनभनाहट की आवाज पैदा करते हुए शून्य में गिर गई। हालांकि इस तरह का हमला स्पष्ट रूप से इस भ्रम सरणी को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए कि इस आत्मा सरणी को यान ज्ञान द्वारा संचालित किया जा रहा था। 3 या 5 स्लेश के बाद बूढ़े आदमी ने अपनी बहुत सारी संग शक्ति का सेवन किया, लेकिन कुछ भी पूरा करने में विफल रहा। बूढ़े आदमी का चेहरा उदासीन हो गया क्योंकि उसने जो कुछ भी कर रहा था उसे रोक दिया और सतर्कता से इंतजार किया। उनका मानना था कि ये दुश्मन फिर से दिखाई देगा। निश्चित रूप से लगभग जितना समय एक कप चाय पीने में लगेगा, एक फीका प्रेत अचानक उसके सामने शून्य में दिखाई दिया। तुरंत ये प्रेत धीरे धीरे ठोस हो गया और त्रिपाठी जीवोक्ति की आकृति का पता चला था। बूढ़े आदमी की नज़र तुरंत युवक के चेहरे और कपड़ों पर उतर गई। युवक के चेहरे पर कई ताज़ा खून के धब्बे थे जो फैल गए थे। खून में एक फीका राक्षसी शक्ति भी थी। अनगिनत पशु पर्वत से कृषक के रूप में बूढ़ा आदमी स्वाभाविक रूप से इस आभा से परिचित था। ये राक्षस जानवर के खून की गंध थी। केवल अनगिनत पशु पर्वत से एक कृषक के किनारे में एक राक्षस जानवर होगा। तुमने मेरे शिष्यों के साथ क्या किया? बूढ़े आदमी ने एक बदसूरत अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति को घूर लिया और गहरी आवाज में पूछा। जब आप पहले से ही जवाब जानते हैं तो क्यों पूछते हैं? चूंकि मैं वापस आ गया हूं, तो आप क्या सोचते हैं कि उनके साथ क्या हुआ? त्रिपाठी जीवोक्ति ठोकर मारता था। ये सिर्फ 2 प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी क्षेत्र कृषक और 4 या 5 संत राजा थे। ड्रैगन गुफा पर्वत के क्षेत्र में त्रिपाठी जीवोक्ति आसानी से उनसे निपट सका था। आखिरकार जब वह सिर्फ एक द्वितीय कोटि संत राजा था, त्रिपाठी जीवोक्ति एक प्रथम कोटि उत्पत्ति वापसी